ओके ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दिस टॉपिक इज वन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेशन। और अपने डीटी के पेपर में 30 मार्क का तो कंफर्म इंटरनेशनल टैक्सेशन का खाचा है ना, तो उसमें ये इक्वलाइजेशन लेवी का टॉपिक आता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो सुनो ये, थोड़ी देर तक है ना मैं तुमको कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करूंगा। और जनरल चीज़ों का डिस्कशन से तुम लोग को स्लोली मालूम पड़ेगा कि इक्वलाइजेशन लेवी जैसी चीज़ क्यों बनी है भारत में। तो इसलिए इनिशियली माय टारगेट इज टू गिव सर्टन जनरल एक्सप्लेनेशन विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस टॉपिक ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर देखना, देखो मेरा स्लाइड कैसे चेंज हो रहा है। ये देखो इधर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बना के रखा है, कुछ पूछ रहा हूं, सुनो, ट्राई करो क्वेश्चन। जनरल डिस्कशन देन स्लोली विल कम टू द मेन प्रोविजंस। ओके, पहले अपने को समझना इवोल्यूशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ये इक्वलाइजेशन लेवी कैसे इवॉल्व हुआ था भारत में। तो ये देखो, इसका आंसर दो। अगर एक नॉन रेसिडेंट कोई चाइना की कंपनी है, ये देखो क्या लिखा है इधर, चाइना की कोई कंपनी है, वो लोग इंडिया में गुड्स बेच रहे हैं। वो लोग अगर इंडिया में गुड्स बेच रहे हैं तो उन लोग की इंडिया से इनकम आ रही है कि नहीं। अरे इंडिया में माल बेचा तो इंडिया से इनकम आ रहा है ना। तो टेल मी, उन लोग को इंडिया में टैक्स आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, यही तो। ये देखो वापस सुनना, चाइना की कंपनी है, उन लोग ने इंडिया में गुड्स बेचा। तो सुन के तो क्या लगता है, ओ इंडिया में गुड्स बेचा मतलब चाइना की कंपनी ने इंडिया से इनकम कमाई, इंडिया से कमाया तो इंडिया में टैक्स आएगा। नहीं ऐसा। सी सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है में, जस्ट बाय बेचिंग द गुड्स टू इंडिया इनकम कैनॉट बी सेड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। डायलॉग सुन, जस्ट बाय, ये देखो, जस्ट बाय बेचिंग द गुड्स टू इंडिया, चाइना की कंपनी के लिए बोल रहा हूं, ये चाइना की कंपनी, जस्ट बाय बेचिंग द गुड्स टू इंडिया इनकम डज नॉट अक्रू और अराइज इन इंडिया। एक और अपेरेंटली क्या लगता है, नहीं सर इंडिया में गुड्स बेचा तो इनकम तो इंडिया से आ रही है। बराबर है, लेकिन क्या है, गुड्स बेचना एक बिजनेस इनकम होती है ना। और बिजनेस इनकम के लिए पता है रूल क्या है, ओनली इफ नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, तो ही हम उनको टैक्स मार सकते हैं। ऐसे ही कोई चाइना की कंपनी ने इंडिया में माल बेच दिया तो जस्ट उन्होंने खाली माल क्या बेच दिया उस कारण से हम उनको टैक्स नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते उसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले रूल सुनो वापस, फिर मैं तुमको रीजनिंग बताऊंगा। रूल क्या है कि जस्ट बाय बेचिंग द गुड्स इन इंडिया वी कैन नॉट टैक्स दैट चाइना का कंपनी। उसको हमें टैक्स मारना है तो शर्त क्या है, वो लोग का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या, हैविंग अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर यू कॉल इट एज अ ब्रांच, ऑफिस, शॉप, गोडाउन, वेयर हाउस, वॉट एवर यू कॉल, कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए उस चाइना की कंपनी का, तो हम उसको टैक्स मार सकते हैं। लेकिन इन लोग ने एवं ही खाली चाइना से माल बेचा इंडिया में, और इंडिया में उन लोग का कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हम उनको टैक्स नहीं मार सकते। क्यों बताओ सर? ये तो तुम लोग ने सेक्शन 9 का जो वीडियो था ना मेरा, उसमें तुम लोग ने एक्सप्लेनेशन सुना है, लेकिन मेरे को इसका रीज़न बताओ, ऐसा क्यों कि वो चाइना की कंपनी को हम लोग ने खाली गुड्स बेचा तो उस कारण से टैक्स नहीं मार सकते, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ही। तो सी बराबर, अगर है ना ऐसा होता ना कि चाइना की कंपनी ने इंडिया में माल क्या बेच दिया, हम लोग टैक्स मारना चालू कर देंगे ना, तो पता है चाइना की कंपनी फिर माल ही नहीं बेचेगी। क्योंकि चाइना की कंपनी मालूम है इंडिया को गुड्स क्यों बेच रही है, शायद ये देख इंडिया के आदमी को गरज है, देख इंडिया का आदमी दिख रहा है, इंडिया के आदमी को शायद अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, अपनी गरज में हमने चाइना से ऑर्डर प्लेस किया है। तो अपनी गरज के लिए हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो उस चक्कर में चाइना की कंपनी ने माल बेच दिया। अब उसको हम लोग बोलेंगे, ये चाइना तूने इंडिया में माल बेचा है, तुझे पैसे इंडिया से आ रहे, टैक्स भर टैक्स भर।
तो अगर टैक्स का ऑब्स्टेकल आया, टैक्स का अगर ऑब्स्टेकल आया, तो चाइना की कंपनी क्या बोलेगी, नहीं बेचने का हमको गुड्स, नहीं बेचेंगे हम लोग इंडिया में गुड्स। हमको थोड़ी शौक चढ़ा था इंडिया में माल बेचने का। अरे चाइना की कंपनी तो ऐसे ही बोल देगी ना, हमको थोड़ी शौक चढ़ा था, ये तो इंडिया में जो आदमी दिख रहा है ना ब्लू वाला, उसी ने ऑर्डर प्लेस किया था, तो हमारे पास कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम तो माल बेचेंगे ना। अब लेकिन आप माल बेचने के लिए हमको इंडिया में टैक्स मारोगे, तो नहीं बाबा, हमको इंडिया में बेचना ही नहीं है। तो इससे दो कंट्री के बीच में ट्रेड हैम्पर हो रहा है। मतलब चाइना को क्या है, अगर टैक्स की टेंशन रहेगी ना, तो इट विल बी रिलेक्टेंट टू बेचो गुड्स टू भारत, एंड वाइस वर्सा इंडिया वाले भी वही करेंगे। जैसे मान लो मेरा कोई जोरदार प्रोडक्ट है, ये देखो मेरा कोई प्रोडक्ट है, ऐसा फेमस प्रोडक्ट है ना, वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड है, दुबई लंदन ऑस्ट्रेलिया वाले सब इस प्रोडक्ट के लिए मर रहे हैं। तो सिंस वो मेरे प्रोडक्ट के लिए मर रहे हैं, तो आए दिन उनके ऑर्डर आते रहते। अब उनके ऑर्डर आते हैं तो मैं उनको बेच देता हूं। अब सोच, मैंने उनके देश में बेच क्या दिया, अगर वो देश मुझे टैक्स मारने लगा तो मैं भी क्या बोलूंगा, नहीं बेचने का मेरे को। मेरे को तो क्या, मेरा प्रोडक्ट इंडिया में मस्त बिक रहा है, वो तो ऑस्ट्रेलिया दुबई लंदन वाले मेरे प्रोडक्ट के पीछे मर रहे हैं, उनको गरज है, तो उन लोग ने मांगा तो मैंने बेचा। लेकिन मुझे अगर बेचने के कारण वो देश मुझे अगर टैक्स मारेगा तो बेचने का ही नहीं है। तो मतलब मेरे अंदर माइंड में क्या है, नहीं बेचने का, तो मैं नहीं बेचूंगा। और अगर मैं भी ऐसा सोचो, फॉरेन वाले भी सोचे, हम भी नहीं बेचे, मतलब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड की बैंड बच जाएगी। और सी, इनकम टैक्स तो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कंट्री का, लेकिन पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, देयर शुड बी फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। नहीं तो क्या है, हर कंट्री के अंदर ही अंदर सब होते रहेगा ना, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाता ना। तो अरे इन शॉर्ट तुमने समझा, मेरा वाला एग्जाम्पल क्या बताया कि अगर मुझे भी लंदन में माल बेचने के लिए लंदन गवर्नमेंट मेरे को बोलती है, शिरीष व्यास आपने हमारे देश में टैक्स, सॉरी माल बेचा टैक्स भरो, तो मुझे भी मन में आएगा ना, क्यों क्यों बेचूं। इससे जैसा भारत में रूल है ना, वैसा यूके यूएस सब जगह रूल है कि वो लोग मेरे को कब टैक्स मारेंगे, अगर मेरा उधर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो इन शॉर्ट मेरे को बताओ, ये चाइना की कंपनी को फाइनली बताओ, इंडिया में माल बेचने के लिए टैक्स आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अब सुनो मेरा डायलॉग सुनना, अगर ये चाइना की कंपनी इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गई ना, तो नहीं छोड़ेंगे। देखा मेरा लैंग्वेज, अगर चाइना की कंपनी इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गई ना, तो भारत सरकार क्या बोले, भाई तू तो इंडिया में बस गया है, मतलब तूने तो इंडिया को एक कमाई का साधन बना लिया है, और इंडिया हमारा है भाई, अब तो टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग हक से टैक्स मार सकते हैं, लेकिन कब ये हक जताएंगे, जब चाइना की कंपनी या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में अड्डा जमा के बैठ जावे। और ये जो अड्डा जमा के बैठ जाना, ये लोकल लैंग्वेज है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया। लेकिन अड्डा जमा के बैठ गए ऐसा बोलते तो अपने को भी थोड़ा कन्विंसिंग लगता, हाँ यार, कि चाइना की कंपनी अगर इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गई है, अड्डा मतलब जम के बैठ गई है, और जम के बैठ जाना मतलब कोई जगह ही ले ली है, अंधेरी में, बोरली में, नोएडा में, कोलकाता में, चेन्नई में, किधर भी ऑफिस वगैरह लेके बैठ गए। तो ऐसी कोई जगह लेके बैठ जाना मतलब चाइना वाली कंपनी का इरादा क्या है, कि इंडिया से जोरदार पैसा छापना है, फिर इंडिया को तू कमाई का सोर्स बनाएगा, देन वी विल टैक्स यू। बट विदाउट दे हैविंग एन अड्डा और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया, वी कैन नॉट टैक्स देम। और उसका रीजन मैंने बता दिया ना, कि अगर एवं ही टैक्स मारने लगे तो चाइना की कंपनी इंडिया में माल ही नहीं बेचेगी, और हम लोग भी वैसा करेंगे, दो कंट्रीज के बीच ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। तो ये देखो, अब ये केस में देखना, लुक, अगर चाइना की कंपनी को टैक्स मारना है तो देखो स्क्रीन पर क्या कर रहा हूं, देखना ऐसा होना चाहिए, देखो इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। अब बताओ, अरे अब बताओ, ये ऊपर वाली ड्राइंग देखो, ड्राइंग में जो ऊपर वाला पार्ट है उधर देखो क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, क्रॉस मार्क कर रहा हूँ,
कैन नॉट बी टैक्स्ड। रीजन, ट्रेड हैम्पर हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। लेकिन ये वाले केस में हम लोग हक से टैक्स मारेंगे, क्योंकि ऐसे केस में तो हम लोग एनआर को बोलेंगे भाई तू तो इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गया, फिर तो इंडिया में माल बेचेगा तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, फिर हम तेरे को टैक्स मारने का राइट रखते हैं। ओके, और सुनो, ये रूल खाली इंडिया में कि पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। ये तो हम लोग अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, है ना। फॉरेन में भी ऐसा रूल है कि फॉरेन में हम लोग भी माल बेचने लगे ना तो वो लोग हम लोग को ऐसे ही टैक्स नहीं मारेंगे। लेकिन हमने भी फॉरेन में कोई अड्डा जमा लिया, अरे जैसे मान लो मैं अपने लेक्चर्स दे रहा हूँ, अरे मैं अपना पेन ड्राइव, कोई पेन ड्राइव को दुबई से ऑर्डर आया, पेन ड्राइव भेज दिया उसको, तो मेरे को टैक्स नहीं आएगा। वो तो दुबई के बच्चे को गरज थी तो पेन ड्राइव भेज दी मैंने। लेकिन अगर मैं उधर एक सेंटर खोल दूं, प्राइम विजन का सेंटर इन दुबई सिंगापुर, तो उधर एक अड्डा जमा लूँ ना, फिर वो देश मेरे को टैक्स मारेगा। लेकिन अगर मैं यहीं से ऐसे कोई पेन ड्राइव वगैरह सिंगापुर, दुबई, कुवैत वगैरह में भेज रहा हूँ तो मेरे को वो लोग टैक्स थोड़ी मारेंगे। क्यों मारेंगे? वो तो वहाँ के बच्चे मांग रहे तो दे दिया। लेकिन उधर मैं उधर सेंटर खोलूँ तो मेरा इरादा क्या लगता है कि मैं उधर अड्डा जमा रहा हूँ ना, फिर वो कंट्री मुझे टैक्स मारेगी। और सेंटर खोल देना मतलब आई हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन दैट कंट्री। मतलब इन शॉर्ट, जैसा हम नॉन रेसिडेंट लोग के लिए रखे ना, वैसा फॉरेन की कंट्री भी अपने साथ वैसा ही करती है। मतलब वर्ल्ड वाइड ही नियम है। अब सुनो, ये जो रूल है ना, कौन सा रूल, कि अगर चाइना की कोई कंपनी इंडिया में ऐसे ही माल बेचेगी विदाउट एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो हम उसको टैक्स नहीं मारेंगे क्योंकि फ्री ट्रेड हैम्पर होता है। तो ये रूल है ना, इंडियन गवर्नमेंट को बैकफायर कर रहा है। मॉडर्न ऑनलाइन बिजनेस के टेक्नोलॉजी में ये रूल है ना अपने को बैकफायर कर रहा है। कौन सा रूल? कि अगर आपका भारत में पी ही नहीं है तो हम आपको टैक्स नहीं मारेंगे। ये जो रूल है ना, ये अपने को तकलीफ दे रहा है। क्यों तकलीफ दे रहा है बताऊंगा, लेकिन ये रूल जो तकलीफ दिया है ना, इसी के कारण से इक्वलाइजेशन लेवी का जन्म हुआ है। पहले मेरे को बताने दो कि ये रूल तकलीफ क्या दे रहा है। ये रूल में लिमिटेशन क्या है बताओ ना जल्दी, देखो मेरा आईपैड खराब हो जाएगा यार। ये रूल में लिमिटेशन क्या है कि अगर चाइना की कंपनी धनाधन इंडिया में माल बेचेगी, हमको टैक्स ही नहीं मार पा रहे क्योंकि उन लोग का इंडिया में पी ही नहीं है और इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो वी आर नॉट एबल टू टैक्स देम ना। तो ये चीज पता है इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ क्यों दे रहा है? खास करके गूगल जैसे कंपनियां, जो लोग ऑनलाइन धंधा करते हैं। ऑनलाइन धंधे में क्या है, कोई फिजिकल प्लेस का जरूरत ही नहीं है। अपना रूल क्या था, भारत में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस होना, फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो टैक्स मारेंगे ना। लेकिन गूगल जैसी कंपनियां, उन लोग को जो ऑनलाइन धंधा करते हैं उन लोग को तो फिजिकल प्लेस की जरूरत ही नहीं है। तो पता है बीच में एक स्टडी हुआ था, रिसर्च हुआ था 2014-15 वाले ईयर में। सुनो, अच्छा इंटरेस्टिंग नॉलेज है। 2014-15 में वी रियलाइज कि गूगल ने इंडिया से 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, 2014-15 की बात है। गूगल ने इंडिया से 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। गूगल की कमाई क्या है? एडवर्टीजमेंट। अपने लिए गूगल एक सर्च इंजिन है कि कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी नॉलेज चाहिए, गूगल में देखो सब मिल जाता है। लेकिन पता है उस कारण से गूगल कितना पॉपुलर हो गया है? तो पॉपुलर प्लेस होने के कारण सब लोग अपनी एडवर्टीजमेंट गूगल में देते हैं। कभी गूगल में तुम लोग कोई सर्च करना चालू करो, गूगल का वो पेज खुलते ही साइड में तरह तरह के एड्स दिखने लगती है। तो इतनी एडवर्टीजमेंट है, कहीं पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, स्पॉन्सर्ड ये वगैरह सब एडवर्टीजमेंट होती है। तुम लोग ने ये सब देखा नहीं, लेकिन मैं तो अभी बिजनेस में ही हूँ ना, तो मुझे गूगल एड्स वगैरह करनी पड़ती है। तो मैंने रियलाइज़ किया किस तरह तरह की एड्स होती है। कोई ऐसा बैनर वाला ऐड होता है, कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला भी ऐड होता है। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला ऐड? मतलब उस ऐड में क्या होता है मालूम, मैं गूगल को पैसा दूंगा ना तो शीरीष व्यास डालते, मतलब डीटी डालते ही शीरीष व्यास सबसे ऊपर दिखेगा। मतलब इंडिया के सब डीटी के प्रोफेसर कोई नहीं दिखेगा, शीरीष व्यास ही ऊपर चमकता हुआ दिखेगा। मतलब वो पैसा दे के ऐड होती है, वो भी मतलब वो भी एक टाइप की ऐड होती है।
अरे इन शॉर्ट गूगल में सी स्टूडेंट्स लोग को गूगल के लिए क्या है, हाँ को ढूंढने में आसानी हो रही है, लेकिन बिजनेसमैन को पूछ, आजकल बिजनेसमैन है ना टेलीविजन वगैरह की एड वगैरह बिली, टीवी कौन देखता है, मोबाइल सब देखते हैं, इसे गूगल एड्स इतनी पॉपुलर है। तो अरे तो मैं बोल क्या रहा था कि गूगल की कमाई क्या है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। तो 2014-15 की बात है, वी रियलाइज कि उन लोग ने 4,000 करोड़ का फील कर, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और 4,000 के 3 जीरो, और तो 4 बाद में 10 जीरो। इतना बड़ा रेवेन्यू उन लोग ने इंडिया से जनरेट किया था कभी 2014-15 में, और हम लोग उनको टैक्स ही नहीं मार पाए। क्या तकलीफ आई अपने को मालूम है, ये रूल आड़े आया, चौकड़ी वाला दिख रहे हैं, क्यों टैक्स नहीं मार पाए, गूगल बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, टू टैक्स देम देयर इज अ कंडीशन, दे शुड हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन गूगल क्या इंडिया में फैल, तो इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, लेकिन कहीं पर भी वो लोग अड्डा जमा के नहीं बैठे, उन लोग का अड्डा तो यूएस में ही है, ऐसे इंडिया में अड्डा जमा के बैठे नहीं, और उनको जरूरत ही नहीं, उन लोग का सब वेबसाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू होता, ऑनलाइन। सी हमारे जैसे लोग कोचिंग क्लास चला रहे, उनको फिजिकल जगहें चाहिए, अरे आजकल तो हम लोग को भी फिजिकल जगह नहीं चाहिए, है ना, घर बैठे मतलब ऑनलाइन लेक्चर वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो गूगल का तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि उनको कोई फिजिकल लोकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इन शॉर्ट गूगल ने 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, हम लोग उसको टैक्स नहीं मार पाए क्योंकि इंडिया में उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। एक सेकंड, इधर कोई कोई लोगों को डाउट आता है, सर हमने बैंगलोर में तो देखा है, कोई स्टूडेंट मेरे को डाउट ही पूछ, सर मैं बैंगलोर गया था, उधर गूगल की बहुत बड़ी ऑफिस है, वो है ना गूगल ने एक सेपरेट एंटिटी की तरह फॉर्म किया है, जो मेन गूगल है ना यूएस का, उसके नाम का कोई इंडिया में फिजिकल प्लेस नहीं है। हाँ, इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसकी देख रेख करने के लिए एक सेपरेट कंपनी बना के रखी है गूगल वालों ने, लेकिन वो सेपरेट कंपनी मतलब टोटली सेपरेट एंटिटी हो गया। और जो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी है ओरिजिनल यूएस वाली, उनकी कोई ब्रांच नहीं है। सी कंपनियों में तो क्या सेपरेट कंपनी फॉर्म कर दिया तो अलग ही एंटिटी बन जाता है ना। तो सी मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई कोई बच्चे लोग बोलते हैं सर बैंगलोर में तो गूगल है, ये आप बोल रहे हो इंडिया में उन लोग का कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अरे वो है, इन लोग ने सेपरेट कंपनी फॉर्म किया है, अपने गूगल खाली एक वर्ड सुनते गूगल, लेकिन कंपनीज भी अलग अलग एंटिटी बन जाती है ना। तो जो मेन 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है ना, वो जो 2014-15 का स्टैटिस्टिक्स था, वो तो यूएस वाले गूगल ने जनरेट किया है, और यूएस वाले गूगल का इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो हम उसको टैक्स नहीं मार पाए, और उसको तो कभी जरूरत भी नहीं है फिजिकल प्रेजेंस की। अरे तो गवर्नमेंट टेंशन में आ गई ना। सी ये रूल क्यों बना था मालूम है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि सी पहले के ज़माने में क्या है, कहीं पर भी कमाना है तो उधर जम के बैठना पड़ता है। जैसे आज मुझे भी सिंगापुर में कमाना है, हांगकांग में कमाना है, लंदन में कमाना है, तो उधर क्या पूरा जम के बसना पड़ेगा ना, अड्डा जमाना पड़ेगा, कोई ऑफिस वगैरह लेनी पड़ेगी ना, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी काम होगा। लेकिन गूगल का तो यूएस से बैठे बैठे काम हो रहा है, क्योंकि देयर बिजनेस का टेक्निक ही कैसा है, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में दे डोंट नीड एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अरे तो इंडियन गवर्नमेंट परेशान थी, क्या सोच के, 4,000 करोड़ का रेवेन्यू भारत से कमा के बैठी है गूगल, लेकिन हम उनको टैक्स नहीं मार पाए, क्यों, बिकॉज दे डोंट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। तो फिर गवर्नमेंट क्या सोची, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सी एक बार उनके माइंड में क्या आया होगा, क्या ये सिस्टम हटा ही देते ना ये वाला, कि मतलब पी होगा तो ही टैक्स मारेंगे। अरे एक बार लॉजिकली रूल चेंज करने का मन हो तो क्या माइंड में आता है, ये पी वाला सिस्टम ही मत रखो, बिकॉज गूगल का भारत में पी नहीं है इसलिए टैक्स नहीं मार पाए ना, तो पी वाला कंडीशन हटा ही दो ना। वो नहीं कर सकते ना, पी वाली कंडीशन हटा दी तो तकलीफ क्या होगी, फ्री ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। ये देखो इसने मैंने तुमको नॉलेज दे के रखा था, कहीं ना कहीं काम आ रहा है। सी ओ पी वाली कंडीशन हटा दी ना तो गूगल की तो बैंड बजा देंगे हम लोग, फिर तो गूगल को बोल सकते भाई पीवी का कंडीशन कुछ नहीं है, तूने इंडिया से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कमाया ना, टैक्स भर दे।
मतलब पी का कंडीशन हटा दिया तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन गूगल को टैक्स मारना इजी हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट नॉर्मल बिजनेसमैन who do not do Google type business, who do business in the form of traditional form? अरे ट्रेडिशनल धंधे भी होते हैं ना, कपड़े की फैक्ट्री होती है, जूतों की फैक्ट्री होती है, घड़ी की फैक्ट्री होती है, मोबाइल की फैक्ट्रियाँ होती है। फैक्ट्रियाँ मतलब जहाँ फिजिकली धंधा होता है, फिजिकल प्लेस में मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर ये सेल्स की फिजिकल ऑफिस होती है, मार्केटिंग की फिजिकल ऑफिस होती है। जिनका फिजिकली धंधा होता है उन लोग को तो तकलीफ हो जाएगी। मैंने बोला फ्री ट्रेड हैम्पर हो जाता है। सी पी वाला कंडीशन रखना भी जरूरी है, वही तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। क्योंकि अगर पी वाली कंडीशन हटा दी ना, और अगर ऐसे ही कोई चाइना की कंपनी इंडिया में माल बेची और उनको टैक्स मारा, तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं बेचने का इंडिया को, कोई माल ही नहीं बेचेगा। तो वो भी तकलीफ होती है ना। अरे मतलब गवर्नमेंट दुविधा में पड़ गई यार। एक तरफ पी की कंडीशन रख के हम गूगल को टैक्स नहीं मार पा रहे, एंड दूसरी तरफ पी का कंडीशन रखना भी पड़ेगा। तो पता है फिर गवर्नमेंट ने क्या आइडिया लगाई, लेट्स कीप द पी का कंडीशन एज इट इज, लेकिन एक नए टाइप का टैक्स चालू करते जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। और ये टैक्स मालूम है क्या है, इनकम टैक्स से थोड़ा अलग है। और ये पता है खास ऑनलाइन बिजनेस वालों को टारगेट करेगा। ऑनलाइन बिजनेस वाले जिनको फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जरूरत ही नहीं है, उनको अटैक करने के लिए अलग ही टाइप का टैक्स खोला, इक्वलाइजेशन लेवी। और अलग क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि इनकम टैक्स को छेड़ नहीं सकते। इनकम टैक्स को लॉ ने क्या सोचा, वैसा ही रहने दो भाई। कैसा कैसा बताओ, कि अगर उनका भारत में पी हुआ, अगर कोई इंडिया में अड्डा जमाया तो टैक्स मारेंगे, लेकिन अड्डा नहीं जमाया, वहीं वहां से माल बेच रहे तो हम टैक्स नहीं मारेंगे। वो रूल अपने को वैसा ही रखना था। क्योंकि इनकम टैक्स को छेड़ दिया ना, अपने एक बार गूगल को देख के लालची होके छेड़ देंगे, लेकिन बाद में दूसरे सब चीज़ों बैकफायर करती है, वो सब भी सोचना पड़ता है। तो इतना आसान थोड़ी है। इससे लॉ ने क्या किया, इनकम टैक्स लॉ को छेड़ा नहीं है। आज भी इनकम टैक्स का रूल वही है। क्या रूल है, कि अगर फॉरेन की कंपनियां नॉन रेसिडेंट भारत में अड्डा जमाएगी तो टैक्स मारेंगे, लेकिन अड्डा नहीं जमाया, वैसे ही वहां से इन लोग इंडिया में माल बेचा बेची करेंगे तो हम टैक्स नहीं मारेंगे। वो रूल अभी भी वैसा है। लेकिन गूगल जैसी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों को अटैक करने के लिए एक नए टैक्स ने जन्म लिया है, जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। और इसका नाम इक्वलाइजेशन क्यों रखा वो भी मैं बताऊंगा, इसका भी मैं तुमको नॉलेज देने वाला हूं। लेकिन एक बार के लिए मेरे को थोड़ा आगे बढ़ने दो। तो क्या था, ऑनलाइन धंधा करने वालों को अटैक करने के लिए हमने एक नया टैक्स चालू किया। और ये टैक्स है ना, क्या बोलता है, पी वी भाड़ में गया। वो तो इनकम टैक्स में पी का कंडीशन है ना। अरे सोचो, दो पैरेलल टैक्स है अलग। इक्वलाइजेशन लेवी की पढ़ाई भले बच्चा डीटी में ही करता है, इनकम टैक्स में पढ़ता है, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट इनकम टैक्स, इट्स अ डिफरेंट टैक्स। उसको अलग टैक्स की तरह रखा है। और ये वाला जो टैक्स है ना, इक्वलाइजेशन लेवी, इसमें कोई पी का शर्त ही नहीं है। ये इसका हिसाब सिंपल है, ऑनलाइन धंधा करने वाला भारत से पैसा छापाना, टैक्स। और इन लोग ने ये चीज स्टार्ट की थी 2016 के बजट में। 14-15 का स्टैटिस्टिक्स देख के तो होश उड़ गए थे। 14-15 का कौन सा स्टैटिस्टिक्स, कि गूगल ने 4,000 करोड़ कमाया। तो उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा विचार विमर्श करने किया, 2016 में लॉन्च किया क्या, इक्वलाइजेशन लेवी। और पता है क्या बोला रूल में, तो रूल क्या था, कि अगर कोई भी गूगल जैसी कंपनी, गूगल जैसी कोई भी इंडिया से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जनरेट करते ना, एडवर्टीजमेंट, तो उसमें 6% टैक्स लगेगा। कितना, 6%। लेकिन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए रखा था, क्योंकि ठसन अपने गूगल से थी ना। और गूगल की कमाई का मेन सोर्स क्या था, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट वाज द रेवेन्यू। तो हमने उसको अटैक करने के लिए सीधा एडवर्टीजमेंट इनकम कमाने वालों को टैक्स मार दिया। बाद में चाहे वो गूगल हो, कि फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, अरे ये सब जगह ऐड आती है। फेसबुक में भी ऐड आती है, इंस्टा में भी ऐड होती है, अरे यूट्यूब है, सबको कवर कर लिया। यूट्यूब कोई भी इंडिया से अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इनकम कमाता है ना, तो उस पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। शुरुआत में इन लोग ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को ही
अटैक किया था। बाद में 2020 के बजट में इसका स्कोप बढ़ गया। मीन्स आज की तारीख में तो ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन चीज आ गई है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। थोड़ी देर तक मैं ना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे कैसे टैक्स चालू किया था 2016 के बजट में, थोड़ी देर वो बताऊंगा। फिर 2020 के अंदर इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा के इन लोग ने क्या किया वो बताऊंगा। लेकिन टुडे इफ यू आस्क मी, एवरी ऑनलाइन बिजनेस करने वाला उसको अटैक कर दिया है। इवन इफ दे से नहीं हम लोग का तो भारत में पी ही नहीं है ना, हम लोग ने इंडिया में थोड़ी ना अड्डा जमाया है, तो हम क्या बोलेंगे वो अड्डा जमाने वाला रूल इनकम टैक्स में है, ये अलग चीज है। इधर तुम्हारा भारत में कोई अड्डा जमेला हो कि नहीं हो, ऑनलाइन मैकेनिज्म से बिजनेस हो रहा है ना, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सी स्टेप बाय स्टेप इन लोग ने, भारत ने पहले ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को अटैक किया था ना। एंड शुरू इन लोग ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से क्यों किया, क्यों उन लोग के माइंड में आए क्यों, गूगल को देख के, और गूगल की कमाई तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है ना। फिर बाद में 2020 के बजट में इन लोग ने अमेजोन पे अटैक किया कि जैसे गूगल इतना बड़ा जायंट बन के घुमा है, वैसे अमेजोन ने भी जोरदार प्लेटफॉर्म बनाया, भर भर के पैसे छाप रहा है। लेकिन अमेजोन की कमाई क्या है, सेल ऑफ गुड्स। गूगल की कमाई क्या है, एडवर्टीजमेंट। अमेजोन की सेल ऑफ गुड्स। तो अमेजोन जैसों को अटैक करने के लिए 2020 में आया था। इस चक्कर में पता है दो इक्वलाइजेशन लेवी हो गए, इक्वलाइजेशन लेवी 1.0, इक्वलाइजेशन लेवी 2.0। अरे बोलते हैं ना 1.0 2.0, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी कब शुरू हुआ था, 2016 के बजट में। एंड दैट वाज मेनली टू हिट एंड टारगेट एडवर्टीजमेंट कमाने वाली गूगल जैसी कंपनियां। सी गूगल माइंड में आया था, लेकिन टैक्स खाली गूगल के नहीं है, एनी फॉरेन का नॉन रेसिडेंट जो बोलता है नहीं हम लोग का तो इंडिया में पी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन माध्यम से एडवर्टीजमेंट की इनकम कमा रहा है, तो उसको टैक्स मारेंगे। ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वॉज पार्ट 1 ना। फिर इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 2 इन लोगों ने 2020 में चालू किया था। उसमें तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किया, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स सर्विस वगैरह एवरीथिंग ऑनलाइन, वो अटैक करेंगे। तो सुनो, ये तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ना। अब देखो क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। पहले मैं इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 1 पढ़ाऊंगा, फिर पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। ओके, तो अभी आगे का प्लानिंग समझ गया। थोड़ी देर तक मैं गूगल को एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमा रहे उसकी खुन्नस में जो टैक्स चालू किया था ना, उसके प्रोविजन बताऊंगा। फिर अमेजोन पे जो खुन्नस आई थी, अमेजोन भी भारत से जोरदार पैसा छापता है, लेकिन हम टैक्स नहीं मार पा रहे क्योंकि उनका भी इंडिया में पी नहीं है, तो उन पे भी खुन्नस आई थी, उसको भी टैक्स करने के लिए। बट वो पार्ट 2 वाला इक्वलाइजेशन लेवी है। और सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों मालूम है, क्योंकि प्रोविजंस थोड़े अलग है। और क्यों अलग है वो तो जब पढ़ाऊंगा तो ही समझेगा। ओके, तो थोड़ी देर तक है ना गूगल जैसी कंपनियों का सोचो जो भारत से एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमा रहा है। बताओ कौन कौन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमा रहा है। गूगल में लोग ऐड देते, यूट्यूब में भी देते, यूट्यूब में ऐड होता है, फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में। तो ये सब प्लेटफॉर्म नॉन रेसिडेंट लोगों के हैं, लेकिन इन सब शाणे लोगों का ना इंडिया में पी नहीं है, और ये लोग ने पूरा प्लानिंग से किया होता है। और सिर्फ पी नहीं है तो छोड़, उनको जरूरत भी नहीं है कि इन लोग का मोडस ऑपरेंडी में समझता है, तो मेथड ऑफ वर्किंग, मोड ऑफ ऑपरेशन, उन लोग का मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, पूरा ऑनलाइन। तो दे डोंट नीड एनी फिजिकल प्लेस था। बट एवरी सच कंपनी हु वांट्स एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, उनको इक्वलाइजेशन लेवी भरना पड़ेगा। अब कैसे होगा बताऊंगा। पहले देखो ये चैप्टर का नाम देखो मैंने क्या रखा है, देखा परफेक्ट है कि नहीं। ऑनलाइन बिजनेस ऑफ एनआर विदाउट पी। सी विदाउट पी क्यों लिखा है मालूम है, हाँ विथ पी वालों के लिए इनकम टैक्स है। सी इमेजिन कोई बाहर का चाइना वाइना का कोई नॉन रेसिडेंट है, उन लोग का भारत में पी है, तो थोड़ी ना इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत थी यार। जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गया ना, तो उसको सीधी तरह से इनकम टैक्स के नाम पे ही टैक्स आ रहा है। इक्वलाइजेशन लेवी तो क्यों खोला, जिनको हम सीधी तरीके से इनकम टैक्स के लपेटे में नहीं ले पा रहे ना, तो उसको पकड़ने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी था।
तो सी इक्वलाइजेशन लेवी के ना दो सबसे बड़ा कंडीशन क्या मन में देखो, ऑनलाइन वाले और विदाउट पीई वाले। क्योंकि यही ऑनलाइन वाले जो शाणे होते हैं ना, उनको पीई का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कि ऑनलाइन धंधे में क्या, कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठ जाओ, बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड से तू करोड़ों छाप सकता है। वैसा स्किल होना चाहिए, एक बात है खाली, अपने जैसों की ताकत नहीं वैसा, लेकिन एक कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से पूरे वर्ल्ड से तू करोड़ों कमा सकता है ऑनलाइन बिजनेस में। तो ये ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए, वो भी विदाउट पीई वाले। ओके, अब सुनो, अब इसके प्रोविजन चालू हो रहे हैं, देखना एक एग्जाम्पल लेके सब प्रोविजन बता दूंगा। ये देखो, पार्ट 1 इक्वलाइजेशन लेवी चालू हो रहा है, विच इज ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स विदाउट पे। ओके, तो ये देखो, मान लो मैं प्राइम विजन हूं, मेरी क्लास का नाम प्राइम विजन है ना, और गूगल क्या है, नॉन रेसिडेंट विदाउट पे। ओके, अब है ना, मैंने अपनी क्लासेस की ऐड दी है गूगल में, और अगर पूरे साल में मैं 1 लाख से ज्यादा का एडवर्टीजमेंट करता हूं, तो मुझे गूगल को पेमेंट करते टाइम 6% इक्वलाइजेशन लेवी टीडीएस की तरह कट करना है। इक्वलाइजेशन लेवी ऑपरेट्स लाइक टीडीएस, मतलब प्राइम विजन की ड्यूटी बनती है कि गूगल को पूरा पैसा ही मत दे। सी गूगल को टैक्स मारना है ना, लेकिन टैक्स मारने का तरीका क्या है, उनके भरोसे नहीं छोड़ेंगे, काट के दो। क्यों, गूगल तो बाहर रहता है, उनके भरोसे छोड़ेंगे कि वो लोग टैक्स भरेंगे, हो गया फिर तो। इसलिए भारत के लोगों को क्या बोला है, कम ऑन भारत वालों, तुम जब गूगल में ऐड देते हो ना, गूगल वालों को पूरा पैसा ही नहीं देने का, उनको खाली 6% काट के बैलेंस देने का। और 6% इज फिक्स्ड, बाय ऐड करो 6%। को बोले इक्वलाइजेशन लेवी का रेट क्या है, 6%। अब पता है कोई लोगों को डाउट आता है, सर 6% तो बहुत कम हो गया ना, अपने इनकम टैक्स के अंदर तो गूगल जैसी फॉरेन की कंपनियों को तो 40% टैक्स मारते हैं। खैर, गूगल को हम लोग इनकम टैक्स पे क्यों नहीं ले पा रहे, गूगल को इनकम टैक्स पे क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि दे डोंट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन एक बार मान लो कि कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वाली फॉरेन की कंपनी होती, तो फॉरेन की कंपनियों को तो हम लोग भारत में 40% टैक्स मार रहे, तो ये 40% जैसे चीज के सामने इधर 6%। सी इक्वलाइजेशन लेवी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स ना, कि जो इनकम टैक्स के थ्रू अचीव नहीं हो पा रहा है, वो अपने को इक्वलाइजेशन लेवी से अचीव करना है। लेकिन डाउट क्या आएगा, लेकिन सर इनकम टैक्स से तो हम लोग फॉरेन की कंपनियों से 40% टैक्स का अचीवमेंट रखना चाहते हैं ना, लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी तो 6% ही है। तो इधर बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा ना, इनकम टैक्स के तरीके से हम लोग जो 40% टैक्स मारते हैं ना फॉरेन की कंपनियों का, पहले तो उन लोग का इंडिया में पीई होता है, और वो पीई से जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना, नेट प्रॉफिट उस पर 40% है। लेकिन इधर गूगल, जिनका इंडिया में पी नहीं है, उनके ग्रॉस रेवेन्यू पे 6% है। ग्रॉस रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में फर्क है ना। तो सी इनकम टैक्स वाला टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट। जैसे मैंने बोला, चाइना की कंपनी इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गई, तो इंडिया के अड्डे में जो उनको नेट प्रॉफिट हुआ है ना, वो नेट प्रॉफिट पे 40% टैक्स लगता है। और नेट प्रॉफिट तो सब खर्चा बिर्चा काट के होता है। तो जो पी बेस्ड टैक्सेशन होता है ना, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, उसमें तो इंडिया का जो ब्रांच है उसका नेट प्रॉफिट में 40% टैक्स आता है। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी इज पी बेस्ड के नॉन पी बेस्ड, इट्स नॉन पी बेस्ड, इट इज फॉर ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। मतलब गूगल इंडिया से जितना भी रेवेन्यू कमा रही है, सोच उस पर 6% है। तो मतलब 6% सुनने में कम लग रहा है, लेकिन परसेंटेज लग भी किस पे रहा है वो भी तो सोच। 6% ऑन दी ग्रॉस रेवेन्यू। इधर गूगल के खर्चे क्या होते होंगे, वी आर नॉट बॉदर्ड, इधर ग्रॉस अमाउंट पे। और इधर सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं होता है। इनकम टैक्स में तो किसी फॉरेन कंपनी को टैक्स मारे ना, तो 40% तो टैक्स है, फिर सरचार्ज भी होता है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी होता है। एक काम को डिस्टिंक्शन बिटवीन बताओ, ये देखो, नॉर्मल इनकम टैक्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी। अरे नॉर्मल इनकम टैक्स इज व्हेन इट इज अ पी बेस्ड टैक्सेशन, ओनली नॉन रेसिडेंट का भारत में पी है, अगर वो इंडिया में अड्डा जमाया तो टैक्स मारेंगे। और इनकम टैक्स के रूप में मारेंगे तो उसने जो इंडिया में अड्डा जमाया उसके नेट प्रॉफिट का 40%,
फिर सरचार्ज सेस भी आता है। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी तो ऐसा है ना, इस तरह तो पीवी का कंडीशन ही नहीं है, ऑनलाइन धंधा है ना, खत्म। फिर बाद में भाड़ में गया पी, और फिर ऑनलाइन धंधे से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो, ग्रॉस रेवेन्यू पे 6% है, एंड इट इज विदाउट सरचार्ज एंड सेस, फ्लैट 6%, और एक कंप्लीटली टीडीएस की तरह वर्क करता है। तो ये देखो, मेरा एग्जांपल कंटिन्यू करने दो कि अगर मैं भी मेरे प्राइम विजन की एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूँ कि शीरीष व्यास के वीडियो लेक्चर ले लो, वीडियो लेक्चर ले लो, ऐसी ऐड मैं गूगल में करवाता हूँ। अरे अगर मैं पैसा फेंकूँ ना तो पूरा गूगल शीरीष व्यास से भर जाएगा। पैसा होना चाहिए उतना। अपने क्या है, मैं भी करता हूँ ऐड, ज़्यादा भारी ऐड नहीं करता हूँ, मतलब कभी 20,000 डाला, 50,000, 10,000 डाला, 15,000 डाला, लेकिन उसमें इतना फुटेज नहीं मिलता, क्योंकि डालने वाले करोड़ों भी डालते हैं ना, है ना। लेकिन आज अगर मैं मालदार पार्टी हूँ, मैंने 50, 60, 70 लाख रुपया गूगल में एडवर्टीजमेंट दे दिया, पूरा गूगल डीटी के नाम पे शीरीष व्यास से भर जाएगा। मतलब पब्लिक को लगेगा शीरीष व्यास एक बस है, मतलब उतनी बड़ी बड़ी ऐड भी हो सकती है। तो सुनो, अगर मैंने गूगल में ऐड दी तो उन लोग को जब पेमेंट करूंगा तो 6% काट के दूंगा बोला ना, लेकिन इसमें भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। पूरे साल 1 लाख से ज्यादा का एडवर्टीजमेंट करवाया तो मैंने, जैसे साल अप्रैल टू मार्च का होता है, तो मैंने तो शायद 2-3 बार ऐड करवाई होगी, लेकिन 2-3 बार ऐड करवा के जो एग्रीगेट पेमेंट हुआ ना गूगल को, इफ दैट इज मोर देन 1 लाख तो ही इक्वलाइजेशन लेवी ऑपरेट होगा। अभी 1 लाख का थ्रेशोल्ड क्यों रखा है? ये तो सी, अगर प्राइम विजन मैं शीरीष व्यास छोटी मोटी गूगल में ऐड कराऊंगा मेरे वीडियो लेक्चर की 5-6 हज़ार की, तो मेरा कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ता है ना। सी, मैंने कहा ना, इट इज़ वर्किंग लाइक टीडीएस। तो टीडीएस काटने के कितने कॉम्प्लायंस बर्डन होते हैं, ये सब कॉम्प्लायंस इधर भी है। वो 6% गूगल को काट के देना ना, तो कटा हुआ अमाउंट अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो, इसमें भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। काम कितना बढ़ गया, लेना देना कुछ नहीं, 5-6 हज़ार का तो ऐड किया गूगल में, और मैं बेचारा गरीब आदमी सोचा मेरा 5-6 हज़ार का बजट है, तो 5-6 हज़ार के बजट में गूगल में छोटी सी ऐड क्या दे दी, तो मेरा काम बढ़ गया ना यार। इससे लॉ ने क्या बोला है कि देख शीरीष व्यास, अगर तू गूगल में 1 लाख जितने की ऐड कर रहा है ना, तो फिकर नॉट, फिर तू टीडीएस की तरह इसको काटने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें गूगल को मजा आ रहा है, लेकिन क्या करे, गूगल को टैक्स मारने के चक्कर में इंडिया के पेयर लोग का कॉम्प्लायंस बर्डन तो नहीं बढ़ा सकते। जैसे मैं, अगर मेरे से कितने लोग छोटी मोटी ऐड देते होंगे, हमारा कॉम्प्लायंस बर्डन तो नहीं बढ़ा सकते ना, और इसको टीडीएस की तरह ऑपरेट करवाना पड़ता है। अगर इसको ऐसे बोलना ना, गूगल तू कमाया ना, टैक्स भर देना, नहीं भरेगा वो, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम गूगल ना। इससे गूगल को जो पैसा दे रहा है ना, उन्हीं को बोला है, लेकिन उनका कॉम्प्लायंस बर्डन ना बढ़े, इसलिए 1 लाख का थ्रेशोल्ड रखा है। तो बताओ क्या क्या याद किया हम लोग ने, चीजें धीरे धीरे बढ़ती है कि सुनो आप, पहले तो मेरे और गूगल के बीच में ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का पेमेंट, और पेमेंट पूरे साल में एग्रीगेट मोर देन 1 लाख हुआ तो ओके, एंड फिर परसेंटेज कितना, 6%। ओके, थिंक एन आंसर। मैंने पहली बार गूगल में ऐड दी थी 50,000 की, तो मैंने फुल पेमेंट किया, 50,000 ही है ना। दूसरी बार उसी साल में ऐड दी 70,000 की, तो 50 + 70 1,20,000 हो गया ना। तो जब 70,000 की पेमेंट करूंगा ना, तो उसमें पूरे 1,20,000 का 6% कट करूंगा। अरे कह रही, बताने की जरूरत, टीडीएस में भी ऐसा ही मैकेनिज्म है ना, सेम मैकेनिज्म यू हैव टू फॉलो हियर। अब सुनो, अमाउंट लेके समझना, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स आएंगे। देखो, मान लो मैंने गूगल में 10 लाख की ऐड दी है, 10 लाख की जोरदार पब्लिसिटी करवा रहा हूं, तो वो 10 लाख की ऐड में से 6% मतलब कितना हो गया, 60,000 ना। तो वो 60,000 मुझे काट के नेट अमाउंट पे करना है, लेकिन वो कटा अमाउंट मुझे अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना है। और पता है इधर तो कैसा है, अगर तुमने गूगल को फुल पेमेंट कर दिया, टीडीएस की तरह इसको काटा नहीं, नहीं काटा तो खुद की जेब से भरना पड़ता है। अरे बहुत अलग चीज है। टीडीएस में कैसा होता है ना, मैं अगर भूल चूक में मैं किसी का टीडीएस नहीं काटा ना, तो जो, नहीं, अगर भूल चूक में मैंने किसी, जैसे टीडीएस का बता रहा हूँ, मैंने किसी को विनिंग्स का पैसा दिया, तो विनिंग्स में 30% काटना पड़ता है ना। तो मैंने किसी को विनिंग्स का पैसा जाने अनजाने में पूरा दे दिया,
तो ठीक है पूरा दे दिया, तो जो कमा रहा है ना उससे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। हाँ मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी 30% की। अरे टीडीएस नहीं काटते हैं तो उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लगती है। तो मुझे बताओ टीडीएस में कैसा होता है, अगर मैंने भूल चूक में किसी को विनिंग्स का पूरा पैसा दे दिया तो जो विनर है वो टैक्स भरेगा 30%, और मुझे अपनी गलती का 30% जितना पेनल्टी देना पड़ेगा। लेकिन 30 वो भरेगा, एक 30 मैं भरूंगा। इक्वलाइजेशन लेवी में क्या मालूम है, शीरीष व्यास तूने गूगल को पूरा दे दिया, तूने वो 6% काटा नहीं, तो एक काम कर, तूने काटा नहीं ना तो उतना ही अमाउंट तू जेब से भर, और तूने नहीं काटा वो गलत काम है इसलिए उसका पेनल्टी भी तू ही भर। दोनों चीज मैं सेंड करूंगा, लेवी भी और पेनल्टी भी। अरे डिफरेंस क्या बताना चाहो, समझा कि नहीं? कि टीडीएस की दुनिया में क्या है कि अगर हम किसी को पूरा पेमेंट कर भी देंगे तो टैक्स तो सामने वाला भरेगा ना, और मेरी गलती का मुझे पेनल्टी लगेगा। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी में तो क्या, अगर मैंने इक्वलाइजेशन लेवी कट नहीं किया ना तो नहीं कटा वो भी मुझको मेरी जेब से भरना है, और उतने ही अमाउंट का पेनल्टी भी। मतलब अगर ये एग्जांपल कंटिन्यू करूं कि मैंने गूगल में 10 लाख की ऐड दी है, तो अमाउंट बताओ 6% कितना होता है, 60,000। और मान लो मैंने पूरा 10 लाख का चेक दे दिया, फुल पेमेंट कर दिया 10 लाख गूगल को, अरे टीडीएस की तरह काटा नहीं तो क्या होगा, तो 10 लाख का 6% कितना, 60,000 वो अपनी जेब से भरूंगा। एंड सिंस इट वॉज माई मिस्टेक तो मुझे एक और 60,000 भरना पड़ेगा, दो 60,000 भरने पड़ेंगे। ओके, एक लेवी और एक पेनल्टी, एक को बोलेंगे इक्वलाइजेशन लेवी, एक को बोलेंगे पेनल्टी। और एक कब भरना है, अगले महीने की 7, और अगले महीने की 7 को नहीं भरा, उससे लेट हो गया तो इंटरेस्ट 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और इसका इंटरेस्ट कैसे मालूम है, 7 तारीख के बाद मीटर चालू होगा, मतलब 7 के बाद 8 हो गया तो एक ही महीना, ऐसा नहीं समझे? टीडीएस पे कैसा था, टीडीएस में तो क्या था, वो इंटरेस्ट कैसे होता है, वो 7 के बाद थोड़ी गिनते, भले टीडीएस 7 तारीख को जमा करना होता है लेकिन इंटरेस्ट तो पहले से चालू हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये जगह का रेंट मुझे राजेश भाई को देना पड़ रहा है, तो 3 जून को रेंट ड्यू हुआ था, और 3 जून को टीडीएस काट के मुझे 7 जुलाई को जमा करना था। लेकिन अगर 7 जुलाई को जमा नहीं किया तो इंटरेस्ट तो 3 जून से आ गया था। याद करो उसमें क्या था, 1% के लिए डेट व्हेन डिडक्टिबल टू डिडक्टेड, और फिर 1.5 के लिए डिडक्टेड टू डिपॉजिटेड। लेकिन इधर क्या मालूम है, इधर तो पहले एक ही परसेंट का रेट है, 1.5 वाला सिस्टम नहीं है, ओनली 1%, और वो भी लेट डिपॉजिट का है। लेट डिडक्शन का कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि इधर अगर इक्वलाइजेशन लेवी कट भी नहीं किया ना तो लॉ क्या बोल रहे हैं, तेरी जेब कट गई। तूने गूगल का पेमेंट नहीं काटा तो तेरी जेब कट गई, तो मतलब कटना तो है ही। अगर गूगल को शराफत से काट के दिया तो गूगल का पेमेंट कटा, अगर गूगल का पेमेंट नहीं काटा तो तेरा जेब कटा, तो कट तो गया ही है। जमा करने का लफड़ा इधर, और जमा करने में देरी हुई ना तो 1% ब्याज, लेकिन वो मंथ्स 7 तारीख के बाद चालू होंगे। जैसे अगले महीने की 7 तारीख को 7 सितंबर आ रहा है और मैंने जनवरी में जमा किया, तो 7 सितंबर के बाद गिनूंगा, सितंबर का महीना गिन लिया, सितंबर 7 ही है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन में जब तक डिपॉजिट नहीं करूंगा तब तक इंटरेस्ट लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया देखो, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी इंटू 1% पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर 7th till you actually deposit the equalization levy. Part of the month is full month. Okay, इधर एक और मगजमारी है, अगले महीने की 7 को जमा नहीं किया ना तो 7 के बाद डिले करने का 1% का ब्याज तो है, 1000 रुपीज पर डे का पेनल्टी भी है, 1000 पर डे। लेकिन 1000 पर डे करके नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ लेवी। तो मेरे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो, मैंने गूगल में अगर 10 लाख की ऐड करवाई है तो 10 लाख की ऐड का 6% कितना होता है, 60,000। तो 60,000 से ज्यादा पेनल्टी नहीं आ सकती है, वो कौन सी 1000 पर डे वाली। एक सेन सजा के नाम पे 3 सजा आई है, एक पेनल्टी फॉर नॉट काटिंग द लेवी, और एक था पेनल्टी फॉर लेट जमा करेंगे, और इंटरेस्ट भी फॉर लेट जमा करेंगे।
3 सजा जैसी बात है। तो देखो, अगर मैं इक्वलाइजेशन लेवी काटते ना, अरे भाड़ में का कौन काटे, गूगल ले मजा कर, 10 लाख हुआ था, ये ले 10 लाख पूरा दे दिया, तो नहीं काटा ना। तो पहले नहीं काटा तो अपनी जेब से भर और उतने अमाउंट का पेनल्टी भर। तो एक ये सजा थी। हाँ, ये तो नहीं काटा उसकी पेनल्टी, और इसका अमाउंट क्या था, जितना नहीं काटा उतना सेम अमाउंट। अब डिपॉजिट कब करना होता है, अगले महीने की 7। इसमें मस्ती हुई तो 2 सजाएं। अगले महीने की 7 की तूने कदर नहीं की ना, तो 7 के बियॉन्ड जितना भी जा रहा है 1% का ब्याज चलते रहेगा, पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ, प्लस हर दिन का 1000 पर डे। बट 1000 करके तो शायद 70-80 हज़ार भी हो जाएगा, लेकिन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो इसके लिए तुम ऐसा डायलॉग मार दो, देखो ना, काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से भर। याद करो ऐसे, इक्वलाइजेशन लेवी काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से भर। और कब भर, अगले महीने की 7 को भर। और अगले महीने की 7 को नहीं भरा तो 1% ब्याज के लिए तैयार रहे, और 1000 पर डे की पेनल्टी के लिए तैयार रहे। और ये जो था ना, काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से डबल भर। डबल क्यों, एक तो लेवी का अमाउंट और एक पेनल्टी। तो काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से भर और डबल भर। और कब भर, अगले महीने की 7। और उसकी इज्जत नहीं की तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी 1000 पर डे, बट 1000 पर डे नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। फिर अगर ये अगले महीने की 7 को मैं डिपॉजिट नहीं करता हूं, ये देखो, ये तो प्लीज देखो ना, ये मेरा साल चालू है अप्रैल टू मार्च, देखना इधर, अप्रैल टू मार्च है। और मैंने मान लो गूगल में 10 लाख की ऐड करवाई थी कुछ जून महीने में, अप्रैल में, जून आता है, अप्रैल है, ये मार्च है, तो कुछ जून के महीने में मैंने 10 लाख की एडवर्टीजमेंट करवाई थी। तो बताओ मेरे को इक्वलाइजेशन लेवी कब जमा करना चाहिए, जून में ट्रांजेक्शन हुआ था ना, तो जून में काट के मुझे अगले महीने की 7 मतलब 7 जुलाई को जमा करना चाहिए। लेकिन 7 जुलाई तक जमा नहीं किया। 7 जुलाई तो छोड़, इधर देखो साल है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चले ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं। इसको तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी डिपॉजिट कर देगा तो एटलीस्ट एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अलाउ करने की गरज क्यों है भाई, अगर गूगल में मैं 10 लाख के ऐड कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं कोचिंग क्लास का, तो मेरे लिए एडवर्टीजमेंट बिजनेस का खर्चा है। और वो खर्चे का मुझे बिंदास डिडक्शन कब मिलेगा, अगर उसका वो जो 6% कट करने वाला जो रूल है ना, वो कट करके मुझे अगले महीने की 7 तो छोड़, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी डिपॉजिट किया तो चलेगा। ऐसा टीडीएस के चैप्टर में एक सेक्शन 40A का छोटा वीडियो था, सेक्शन 40A का छोटा वीडियो, उससे बोला था कि कोई भी खर्चे में टीडीएस का हेडेक होता है ना, तो एक्सपेंडिचर अलाउ करने के लिए लॉ बहुत लिबरल है। सी ऐसे टीडीएस के मामले में लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगले महीने की 7 तारीख, अगले महीने के 7। इक्वलाइजेशन लेवी में भी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगले महीने के 7, अगले महीने के 7। लेकिन वो इन टीडीएस और इक्वलाइजेशन लेवी के कॉम्प्लायंसेस के लिए। लेकिन पीजीबीपी का कंप्यूटेशन होता है ना, तो पीजीबी का कंप्यूटेशन तो पूरे साल का होता है ना, तो उधर लॉ थोड़ा लीनियंट है। लीनियंट मतलब क्या है, देखो मेरा एग्जांपल क्या था, अप्रैल से मार्च के साल में जून की एडवर्टीजमेंट का मुझे 7 जुलाई को जो जमा करना चाहिए ना, वो 7 जुलाई को नहीं भी हुआ ना, पूरा साल खत्म होने के बाद ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी जमा कर दूंगा तो एटलीस्ट मेरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। लेकिन ना आंसर है, ये देखो, ये देखो, अप्रैल टू मार्च अपना ईयर है, और बाय द वे मई 24 में अपना ईयर क्या होगा, अप्रैल 23 टू मार्च 24। फील करो, जून में मैंने ऐड करवाई थी 10 लाख की, तो उसका 6% 60,000 मुझे अगले महीने की 7 जुलाई को जमा करना चाहिए ना। तो देखो 7 जुलाई तो छोड़, पूरा साल खत्म हो गया, मार्च आ गया, अभी तक जमा नहीं किया। फिर मार्च जाने के बाद अगले साल का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भी आ गया, अभी तक भी मैंने डिपॉजिट नहीं किया। क्या, इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट नहीं किया।
तो करंट ईयर में एक्सपेंडिचर फुल्ली डिसअलाउड, लेकिन जब डिपॉजिट करोगे तब अलाउ हो जाएगा, लेकिन करंट ईयर में तो कंप्लीटली डिसअलाउड। एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सेम टीडीएस के नियम है, खाली ये चीज टीडीएस और इससे फर्क क्या है, टीडीएस इनकम टैक्स की फैमिली में को बिलोंग करता है, ये इक्वलाइजेशन एक अलग ही परिवार है ना, बट इसका ऑपरेशन इज लाइक टीडीएस। तो ये जो मैं अभी रिटर्न फाइलिंग तक डिपॉजिट किया तो खर्चा अलाउ हो जाएगा, ये टीडीएस जैसा ही सिस्टम है। सांस तो लंबी सी, मैं थोड़ी देर तक है ना तुमको इमेजिनेशन से याद कराना चाह रहा हूँ, बाद में सब सस्पेंस खुलेगा, लिखा हुआ दिखेगा, ओके। तो एक और पॉइंट सुनना, लुक, ये देखो, लुक ना, लुक, ये अप्रैल है, ये मार्च है, और मान लो मैंने इस साल में जून के महीने में 10 लाख की एडवर्टीजमेंट की थी गूगल में, ओके। तो ये फिर बाद में मैंने किसी महीने में फेसबुक में भी एडवर्टीजमेंट की थी, कभी इंस्टाग्राम में भी ऐड की थी। पूरे साल में जितना भी एडवर्टीजमेंट किया था ना, उसका एक समरी बना के रिटर्न फाइल करना पड़ेगा मुझे। इक्वलाइजेशन लेवी का भी रिटर्न फाइल होता है, लेकिन कब मालूम, ये देखो, अप्रैल से मार्च में साल खत्म होता है, उसके बाद जो जून आएगा ना, 30 जून इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न। अनलाइक टीडीएस, हियर देयर इज नो क्वार्टरली रिटर्न्स। टीडीएस पे तो कैसे क्वार्टरली रिटर्न्स का सिस्टम है, इधर क्वार्टरली नहीं, ईयरली एक ही रिटर्न फाइल करना है। मतलब कैसा बताओ, पहले अप्रैल टू मार्च तू भले गूगल में ऐड दे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिधर ऐड देना दे, लेकिन जितनी भी एडवर्टीजमेंट तूने की है उसका एक फॉर्म भरना पड़ता है रिटर्न वाला, वो फॉर्म नंबर 1 है। टीडीएस में कैसे 26Q 24Q होता है, तो इसका रिटर्न का फॉर्म है फॉर्म नंबर 1। और वो फॉर्म में करना क्या होता है, डिटेल्स देना है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने गूगल में ऐड दिया था, फेसबुक में ऐड दिया था, ये किया था, वो किया था, पूरा समरी। और उसका लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी काट के तुमने जमा किया है, कैसे किया है, पूरी समरी का एक फॉर्म बना के देना पड़ता है। कभी जब साल चालू तभी नहीं, पूरा साल खत्म होने दो, अप्रैल टू मार्च के बाद अगले साल का, मतलब अपना जो असेसमेंट ईयर होता है ना, अगले साल का जब 30 जून आएगा ना, तब तक इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये मुझे करना पड़ेगा, प्राइम विजन को। और जैसे टीडीएस पे कैसे टीडीएस काटने वाला टीडीएस रिटर्न फाइल करता है, वैसे इक्वलाइजेशन लेवी में भी इक्वलाइजेशन लेवी काटने वाला इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न फाइल करता है। लेकिन टीडीएस पे क्वार्टरली रिटर्न होते हैं, ये ईयरली रिटर्न होता है। और इसका ड्यू डेट क्या था, 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर ना, नेक्स्ट ईयर मतलब फॉलोइंग द ईयर इन विच एडवर्टीजमेंट वॉज डन। 30 जून से एक दिन भी लेट हुआ ना, 100 पर डे, 100 पर डे का पेनल्टी फॉर डिले बियॉन्ड 30 जून। इतना दिमाग में छपा। अब है ना, एक बार फटफट बोल के फिर लिखा हुआ दिखाऊंगा। ये देखो, प्राइम विजन ने गूगल में ऐड दी, ये इमेजिनेशन में रखोगे तो इजी रहेगा। मतलब मेरे को इमेजिन करो मैंने गूगल में ऐड दी, ओके। तो सी, पहला रूल क्या है, 6%। एक सेकंड पहले एक और चीज इधर बताएं, सुनो। इधर पार्टीज कौन होने चाहिए, मेरे एग्जाम्पल में तो मैं और गूगल है ना, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, गूगल ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी नॉन रेसिडेंट जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के जरिए कमाता है, लेकिन उसका इंडिया में पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका इंडिया में पी है तो इनकम टैक्स में आ जाता है। तो सी, पार्टीज के नाम बताओ ना, कोई गूगल जैसा कोई नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पी नहीं है और जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू कमा रहा है, फिर बाद में गूगल, फेसबुक कुछ भी हो सकता है, ओके। तो सुनना, ये रिसीवर हो गया जिसको पैसा मिल रहा है। पेयर कौन होना चाहिए, शीरीष व्यास हमेशा। एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया, रेसिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया। तो शीरीष व्यास इज अ रेसिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन कोचिंग क्लास बिजनेस इन इंडिया। मतलब ये रेसिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया होने चाहिए। क्यों ऐसा, कैरिंग ऑन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है ना, और रेसिडेंट लोग के लिए, मतलब रेसिडेंट लोग जब गूगल से डील करेंगे तब। या फिर सुनो,
अगर मैं रेसिडेंट नहीं हूं ना तो आई शुड बी एनआर विथ पी इन इंडिया। बेस्ट एग्जांपल, कोई सिंगापुरियन बंदा है कोचिंग क्लास वाला, उससे इंडिया में सेंटर डाला है। अरे सिंगापुर का कोई कोचिंग क्लास इंडस्ट्री का 30 मार खान है कोई सिंगापुर का, और उस सिंगापुरियन बंदे ने इंडिया में भी सेंटर डाला है, और इंडिया में सेंटर है मतलब उसका इंडिया में पी है, और सिंगापुरियन मतलब एनआर है। तो सुनो, वो सिंगापुरियन बंदा जिसने इंडिया में एक कोचिंग सेंटर खोला है वो भी ऐड करवाएगा ना तो भी इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई होता है। अरे मतलब ऐसे याद रहो, या तो प्राइम विजन शिरीष सर ही खुद एडवर्टीजमेंट करावे, मतलब रेसिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, या फिर कोई मेरे ऐसा कोई दूसरा कोचिंग क्लास भी हो सकता है जो नॉन रेसिडेंट है बट उसका इंडिया में पी है। अरे ऐसे पेयर ही होने चाहिए, रूल है। तो बताओ बच क्या गया, बताओ। रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया मतलब प्राइम विजन हो गई, या फिर नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया मतलब कोई सिंगापुरियन कोचिंग क्लास है, उन लोगों का इंडिया में एक सेंटर है, सेंटर मतलब पी है, वैसा होना चाहिए तो ही इक्वलाइजेशन लेवी ऑपरेट होता है ना। तो बचा क्या बताओ इधर, कौन बच गया? अरे पेयर रेसिडेंट होना चाहिए या फिर एनआर विथ पी, तो दैट मीन्स पेयर एनआर विदाउट पी नहीं होना चाहिए। अरे पेयर रेसिडेंट हो सकता है, एनआर विथ पी हो सकता है। अरे पेयर मतलब जो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कर रहा है, रिसीव करने वाला तो गूगल है ना। तो पेयर पेयर क्या बोल रहा हूँ, जो एडवर्टीजमेंट की पेमेंट कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट की पेमेंट करने वाला कौन होना चाहिए बताओ? या तो कोई भारत का रेसिडेंट या फिर एनआर विथ पी, ऐसा तो कौन नहीं होना चाहिए? एनआर विदाउट पी, क्योंकि सी गूगल भी एनआर विदाउट पी और उसको ऐड का पैसा देने वाला भी एनआर विदाउट पी, ये तो कंप्लीटली ऑफशोर ट्रांजैक्शन हो गया। अरे ऑफशोर मतलब भारत के टेरिटरीज के बाहर है। गूगल भी एनआर विदाउट पी, और उसको एडवर्टीजमेंट का पैसा देने वाला भी कोई सोचो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कंपनी जिसका इंडिया में कोई पी भी नहीं है, तो उसमें इंडिया क्यों मुंह मारेगी? सोच पहले यार शांति से। गूगल जिसका इंडिया में पी नहीं है और वो एडवर्टीजमेंट का पैसा भी किससे कमा रही? ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसका इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट मुंह कैसे मार सकती है? लॉजिकल है ना? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलियन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है। सुनो, ऑस्ट्रेलियन कंपनी का क्या बोला, इंडिया में पी नहीं है मतलब इंडिया में उसने बिजनेस डाला नहीं है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी अगर ऐड करवा रही है तो अपने ऑस्ट्रेलियन कस्टमर को टारगेट करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा बाद में। एज ऑफ नाउ तो माइंड में क्या रखो कि गूगल एक एनआर विदाउट पी है, और कोई ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला यूएस वालों से एडवर्टीजमेंट का काम करवा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना भी नहीं है ना, तो वो चीज़ इसमें कवर्ड नहीं है। लेकिन इसमें बाद में एक एक्सेप्शन आएगा, अभी मैं छेड़ूंगा तो थियरी बिगड़ जाएगी। एज ऑफ नाउ तो तुम लोग क्या याद रखो कि इक्वलाइजेशन लेवी का मुंह गवर्नमेंट कब मारेगी? जब गूगल ने भारत के देशियों से कमाया है, रेसिडेंट लोगों से, या फिर ऐसा एनआर जो इंडिया में पी लेके बैठा है, ऐसे लोग से कमाया, तो हम गूगल को क्या बोलेंगे? भाई तेरी आमदनी इंडिया से हो रही है, या तो शीरीष व्यास से तेरे को इनकम आ रहा होगा, या फिर सिंगापुर वाला बंद है लेकिन जिसका क्लास तो इंडिया में है ना, उससे इनकम आ रहा है, देन योर इनकम इज अराइजिंग फ्रॉम इंडिया, तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। तो सुनो, इधर मैंने क्या क्या चीज बताई देखो ना, इधर देखो मस्त समरी आ रही है। अभी भी याद रखना, मैंने इक्वलाइजेशन लेवी नाम कैसे गिरा बताया नहीं है, बताऊंगा, पेशेंस रखना। लेकिन एक बार तो स्क्रीन पर देखो ना, स्क्रीन पर देख, एक ये पेज देखना पड़ेगा स्क्रीन पर, एक ये पेज तुमको दिखाऊंगा, फिर एक ये पेज तुमको दिखाऊंगा, तो जो कुछ जो बोला सब इधर आ जाएगा। ओके, तो फील द प्रेजेंटेशन। ये देखो, इक्वलाइजेशन लेवी के लिए बताओ पेयर कौन होना चाहिए, रिसीवर कौन होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, एक एक करके बताओ।
पहले बताओ ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए। लुक स्क्रीन पर देखो, गिन के रटना चालू करो। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का होना चाहिए। ओके क्लियर है। फिर रिसीवर कौन होना चाहिए, कमाने वाला कौन है? गूगल तो ऐसे ही कैजुअली बोलते हैं, लेकिन गूगल जैसा कोई भी एनआर जिसका इंडिया में पी नहीं है, क्योंकि पी वाला तो इंडिया में इनकम टैक्स ही भर देता है ना। तो ये देखो स्क्रीन पर देखो ना, पत्ते खुल रहे धीरे धीरे, ये देखो। रिसीवर मतलब जो इंडिया से इनकम अर्न कर रहा, रिसीव करने वाला शुड बी एनआर विदाउट पी। तो गूगल वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। से तुम लोग बोलोगे सर आप कब से गूगल गूगल के पीछे पड़े हो। इनकम टैक्स वाले भी गूगल को देख के ही चालू किए थे सब। और एक्चुअली मान में इनिशियल ईयर्स में 2016 में चालू हुआ था ना, कितने लोग तो इसको गूगल टैक्स, गूगल टैक्स नाम ही गिरी, गूगल टैक्स, गूगल टैक्स। जबकि ये गूगल के पीछे क्यों पड़े यार। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी, ये देख क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट विदाउट पी। और विदाउट पी पे हैमर क्यों है मालूम है, क्योंकि पी जो इंडिया में लेके बैठे उनको तो इनकम टैक्स आ जाता है। फिर जल्दी देख, ये तो रिसीवर हो गया। पेयर कौन होना चाहिए बताओ। क्या हमेशा प्राइम विजन ही होगा पेयर? बोलो क्या बोला था, बोल नहीं रहे लोग। रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया या फिर एनआर हैविंग पी इन इंडिया, तो ही बोलेंगे कि भाई तू गूगल इंडिया से छाप रहा है, या तो शीरीष व्यास की कोचिंग क्लास से छाप रहा है, या फिर कोई सिंगापुर वालों की क्लास होगी, लेकिन क्लास तो इंडिया में ना, तो छाप तो इंडिया से रहा है, तो तेरे को इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। तो देखो स्क्रीन पर देखो ना क्या लिखा है, मेहनत की मैंने। देखो पेयर कौन होना चाहिए, रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस। सी कैरिंग ऑन बिजनेस को इतना तुम लोग दिल पे मत लो, वो तो एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट बिजनेस में ही होती है ना। फिर या फिर एनआर विथ पी, पार्टीज क्लियर है। फिर एक और चीज देखो, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए। लुक ये तुम लोग भूल गए, थोड़ी देर पहले बोला था 1 लाख से बड़ी एडवर्टाइजमेंट करवाया, तो जैसे मैंने बोला मैं अपने क्लासेस के लिए 1 लाख से ज़्यादा की ऐड कराऊंगा तो ही, नहीं तो छोटी मोटी ऐड में कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ जाता ना। फिर ये देखो 6% इक्वलाइजेशन लेवी, इट विल वर्क लाइक टीडीएस। अरे सब पढ़ाया हुआ है, रिवीजन चल रहा है अभी। लेकिन मैं बताऊं, ट्रस्ट में, मैं तो ये टॉपिक को बहुत टाइम से जान रहा हूँ ना, और मैंने ऐसा जाना है कि ये चीज़ कोई बच्चा दिमाग में छाप लेवे ना, ये सीन मतलब इमेजिनेशन में ऐसे होना चाहिए, पे करने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, मतलब ये जो ड्राइंग है ना अपने माइंड में पूरा मैप कर दो, तो कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। पेयर कौन, रिसीवर कौन, ट्रांजेक्शन कैसा, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मोर देन 1 लाख, और लेवी 6% ऑपरेटिंग लाइक टीडीएस। फिर सुनो मैंने क्या क्या बोला था, इधर देख मजा आएगा, जल्दी देख। ये पढ़ो क्या लिखा है, काटा तो कटा हुआ भर, नहीं काटा तो अपनी जेब से भर, और जेब से डबल भर, लेवी भी भर पेनल्टी भी भर। बोला हुआ है मैंने। अरे ये टीडीएस में तो कैसा होता है, अरे भूल गया मैं काटना, अरे भूल गया, तो नहीं काटा तो अपने को पेनल्टी ही देनी पड़ती है, और जो मेन टैक्स होता है वो सामने वाला भरता है। लेकिन इधर सामने वाला तो गूगल है, तो वो तो क्या भरने वाला है यार, इससे मेन टैक्स भी तू भर, पेनल्टी भी तू भर। तो सी बेस्ट डायलॉग ऐसे याद रखेगा, गूगल को पेमेंट करते टाइम अगर तूने काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से भर, और जेब से फिर डबल भर, लेवी भी भर पेनल्टी भी भर, और जितना लेवी उतना पेनल्टी, मतलब 2-2 6 टका, 2-2 6 टका 12 टका हो गया ना एक तरह से। फिर ये देख, ये भर वर्ड को फील, भर भर क्या लिखा है, भर, प्लीज देखना यार। काटा तो कटा हुआ भर, नहीं काटा तो जेब से भर, लेकिन क्या लिखा है, भर, कभी भर, कभी भर अगले महीने की 7 को। तो ये देखो क्या लिखा है, पढ़, अगले महीने की 7 तारीख को भर, कभी भर अगले महीने की 7 तारीख को, वरना इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर डिसअलाउड क्या है, अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं, हाइपर नहीं हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट कूल है, कूल, कूल मतलब कोई बात नहीं यार, अगले महीने के 7 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है,
वैसे भी पीजीबीबी का कैलकुलेशन तो पूरे साल का होता है, और अगले महीने के साथ तो एक मंथली बात हो गई। और पीजीबीबी मंथली मंथली होता है कि सालाना होता है? पीजीबीबी पूरे साल का कंपटीशन है ना। तो एक्सपेंडिचर अलाउ करने के मामले में गवर्नमेंट थोड़ी कूल है। कूल मतलब क्या? कोई बात नहीं, अगले महीने के साथ नहीं तो पूरा साल खत्म होने के बाद ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी जमा किया तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन तब तक भी नहीं किया तो डिसअलाउ। बट वो भी तो एक पनिशमेंट है ना। तो ये प्लस करके लिखा मतलब गिनने में 3 पनिशमेंट आ जाती है ना। मतलब नहीं डिपॉजिट करेंगे तो क्या क्या होता है? इंटरेस्ट भी भरो। इंटरेस्ट कितना था बताओ? 1% पर मंथ, लेकिन आफ्टर 7th चालू होता है। सब चीज मैंने बताई थी, रिपीट हो रहा है। और इधर लिखा हुआ देख के थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है बस। मतलब अगले महीने की 7 को नहीं भरा तो उसके बाद 1-1 टके का ब्याज चालू, पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ। फिर पेनल्टी कितना है? 1000 पर डे, 1000 पर डे आ जाएगा। और नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ लेवी। जैसे 10 लाख की एड में 6% तो 60,000 हो जाता है, तो 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। नहीं तो क्या है, 1000 पर डे कोई 70 दिन लेट भरेगा। अगले महीने की 7 का इतना लेट किया कि 70 दिन लेट भरा, तो 70 दिन का तो 70,000 हो जावे, लेकिन 70,000 नहीं आएगा, 60,000 ही। अज्यूमिंग 10 लाख की ऐड है तो 6% 60,000 हो गया ना वैसा। तो ये देखो, इंटरेस्ट 1% आफ्टर 7th, पेनल्टी 1000 पर डे, और एक्सपेंडिचर डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A। और ये पूरा डिसअलाउड होता है। सी बिजनेस में पढ़े थे ना कि रेसिडेंट को दिया तो 30% डिसअलाउड, एनआर को दिया तो फुल्ली डिसअलाउड। ये तो एनआर ही है गूगल, तो फुल्ली डिसअलाउड। फिर और क्या बताया था, गैस करो इसके अलावा। अरे मैंने जो जो चीज पढ़ाई थी रिकैप हो रहा है। भूल गए ना तुम लोग? भूल गए ना? बस ये ना, देखो याद आएगा। पूरा साल जब खत्म हो जाता है, देखिए अप्रैल टू मार्च, उसके बाद जब 30, स्क्रीन पर देख क्या कर रहा हूं, 30 जून आता है, मतलब ये वाले पीरियड में अपने को रिटर्न फाइल करना पड़ता, दिख रहा है? और रिटर्न फाइल करने में एक दिन भी देरी हुआ तो पेनल्टी 100 पर डे। इसमें एक और चीज जो पहले नहीं बताई थी, सुनो। इधर बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ये देखो, बिलेटेड रिटर्न लेट में लेट, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब तुमने ऑनलाइन ऐड करवाई थी। जैसे जिस ईयर मैंने मेरी गूगल में ऐड दी थी ना, वो साल का एंड, मतलब 31 मार्च, प्रीवियस ईयर जैसा हो गया ना अपना। अरे जब भी एडवर्टीजमेंट का ट्रांजेक्शन हुआ वो साल का एंड, वहां से स्क्रीन पर देखिए भाइयों बहनों, वहां से 2 साल तक लेट में लेट रिटर्न भर सकते हैं। रिवाइज भी करना है तो वही पीरियड में। अरे मतलब कभी रिटर्न रिवाइज भी करना होता है ना, तो रिटर्न रिवाइज करना है, लेट भरना है, बट 2 साल के बियॉन्ड कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये 2-2 साल तक खींचेगा ना तो 100 पर डे का पेनल्टी रहेगा। दिस इज फॉर लेट रिटर्न, 30 जून के बियॉन्ड गया तो। और सुनो, हम लोग ये रिटर्न फाइल करते हैं ना, सुन, ये कौन रिटर्न फाइल कर रहा है? पेयर पेयर। जैसे मैंने गूगल में ऐड दी है ना, तो मैंने गूगल को पेमेंट किया ना, तो मुझे एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1 में। और सुन, मेरा रिटर्न है ना सीपीसी में जाएगा, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर में, और उस रिटर्न की भी प्रोसेसिंग होती है। जैसे अपने आईटी रिटर्न का प्रोसेसिंग होता है, वैसे इक्वलाइजेशन रेवी का भी रिटर्न होता है, उसका भी प्रोसेसिंग होता है। फिर प्रोसेसिंग के बाद मुझे इंटीमेशन भी मिलेगा। और पता है इसका इंटीमेशन कब आता है? within 1 year from the end of the year in which return is filed। मैंने इक्वलाइजेशन लेवी का जब रिटर्न भरा ना, वो डेट से नहीं, वो साल के एंड से 1 साल में मुझे इंटीमेशन आएगा। कि ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या है, पता होना है, प्रोविजन है ना ऐसा कि इक्वलाइजेशन लेवी में भी रिटर्न फाइल करने का कल्चर होता है भाई। लेकिन टीडीएस की तरह इधर क्वार्टरली रिटर्न नहीं है, साल का एक ही रिटर्न है, पूरा साल खत्म है 30 जून। फिर वो रिटर्न भी बैंगलोर में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर में प्रोसेस होके इंटीमेशन आता है। और इंटीमेशन का टाइम लिमिट क्या है? विदिन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न इज फाइल्ड।
तो ये सब चीज हो गई। तो देखो स्क्रीन पर देखो क्या क्या याद रखना है। एक तो ये पूरी ड्राइंग दिमाग में छप जानी चाहिए और ये छप जाना चाहिए। तो इसके साथ अपना क्या खत्म हुआ मालूम है? इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 1, जो 2016 में ओरिजिनली आया था। एंड कुछ सालों तक खाली ये वाला ही था बस, मेरा इतने में चैप्टर ही खत्म हो जाता था, इजी होता था सिलेबस कंप्लीट करना। लेकिन अभी 2020 के बजट में सेकेंड इक्वलाइजेशन लेवी चालू हो गया। और उसको अलग क्यों बोल रहा? क्योंकि उसमें थोड़े प्रोविजंस अलग है। आइडिया वही है। इक्वलाइजेशन लेवी ने जन्म क्यों लिया बताओ? टू टारगेट एंड अटैक ऑनलाइन धंधा करने वाले जो विदाउट पी भी जोरदार कमा पाते हैं। विदाउट पी वाले, ऑनलाइन वाले। हाँ ओके, अब है ना, मैं सेकेंड इक्वलाइजेशन लेवी चालू करने के पहले है ना तुमको इक्वलाइजेशन लेवी नाम कैसे गिरा वो बताना चाहता हूं। टेल मी हाउ दिस नेम केम, हाउ दिस नेम केम। तो सी इक्वलाइजेशन लेवी में इक्वलाइज की फीलिंग आ रही है। तो सी इक्वलाइज क्या हो रहा है ये देखो। लुक स्क्रीन पर देखना, ये ड्राइंग में मैं तुमको बताऊंगा। ये देखो सुनो सुनो, किसी का डाउट है इधर कि सर टीडीएस पे कैसे था? मार्च महीने का टीडीएस तो अगले महीने की 30 अप्रैल को होता है, लेकिन इधर अगले महीने की 7 ही है। इधर किसी भी मंथ का इक्वलाइजेशन लेवी हुआ ना, इट इज ऑलवेज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इधर 30th अप्रैल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मार्च के लिए जो होता है ना, इधर अगले महीने की 7 वाला ही सिस्टम है। नहीं नहीं, सिर्फ 40A में कैसा प्रोविजन था देखो, 40 छोटा ए को लेकर डाउट है। ये देखो उसमें कैसा था, अप्रैल टू मार्च होता है ना, मार्च तक अपने को काटना होता है। डिपॉजिट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक है। और काटना मतलब बुक्स में लायबिलिटी खड़ी करना। सी टीडीएस के चैप्टर में मैंने कितनी बार रिपीटेडली बोला है, टीडीएस काटना मतलब क्या? बुक्स में टीडीएस पेबल का लायबिलिटी खड़ा करना। तो वैसे इक्वलाइजेशन लेवी में भी क्या होता है ना, ये देखो अप्रैल टू मार्च है ना, तो 31 मार्च तक लेटेस्ट मुझे इक्वलाइजेशन पेबल की बुक्स में लायबिलिटी खड़ी करनी है। लायबिलिटी कैसे? जर्नल एंट्री में टू इक्वलाइजेशन लेवी पेबल करके आएगा, तो उसका लायबिलिटी मार्च तक खड़ा कर दो। चुकता कब करना? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक, मतलब सेम एज टीडीएस ना। अब सुनो इधर देखो, ये देख मेरे एग्जाम्पल में, जल्दी देखो। ये ऊपर वाला ड्राइंग में ऐसा मान लो गूगल है, ऑनलाइन बिजनेस वाले एक से ना, गूगल जैसे ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के मजे क्या है बताओ? अरे इक्वलाइजेशन लेवी है बाद में तो तकलीफें आ गए, लेकिन बिफोर इक्वलाइजेशन लेवी केम, तो बताओ ये गूगल जैसे ऑनलाइन धंधे करने वालों के मजे क्या थे? ये देखो चौकड़ी हो जाता था, उनको टैक्स ही नहीं आता था, क्योंकि उनकी इंडिया में पी नहीं है और उनको पी की जरूरत भी नहीं होती है। सिर्फ फिजिकल प्लेस कब चाहिए? जब अपना धंधा भी पूरा फिजिकल टाइप होता है, इट्स नॉट ऑनलाइन। बट उनको तो फिजिकल प्लेस का जरूरत ही नहीं है, तो उन लोग मजे ले रहे थे। लेकिन ये देखो इधर देखो स्क्रीन पर, नीचे देखो मैं क्या लिख रहा हूं। नॉर्मल बिजनेस करने वाला कोई, अब सुनो, मैं तुमको है ना कुछ इनइक्वालिटी फील कराऊंगा, तब तुमको इक्वलाइजेशन लेवी का फीलिंग आएगा। ये देखो इनइक्वालिटी है, देखना ध्यान से, देखना 2 मिनट तक। गूगल जैसी कंपनी जो भारत में 4,000 करोड़ का, सी सेल ऑफ गुड्स पे ध्यान मत देना। ये देखो गूगल जैसी कंपनी जो इंडिया में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाई थी, लेकिन फिर भी वो टैक्स नहीं भरी।
ये 2014-15 का स्टैटिस्टिक्स था। उतना ही रेवेन्यू किसी नॉर्मल बिजनेस को इंडिया से जनरेट करना हो तो टेल मी, इज इट इजी? 4,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर भारत से किसी नॉर्मल आदमी को जनरेट करना है तो उसको तो इंडिया में अड्डा जमाना पड़े, और इंडिया में अड्डा क्या जमा लिया तो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू तो जनरेट कर सकता है, लेकिन उसको इंडिया में टैक्स आ जाता है। लेकिन गूगल जैसे लोग तो टैक्स भी नहीं भरते, तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब रेवेन्यू दोनों ने सेम कमाया, गूगल भी 4,000 करोड़ कमा रही है, और ये नॉर्मल धंधे को मालूम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिक एंड मोटर। ब्रिक एंड मोटर एक फेमस इंटरनेशनल टर्म है। ब्रिक मतलब ईट होती है ना, ईट, मोटर मतलब मशीन, मतलब ईट वीट की दीवारें खड़ी करके जगह बनाना, मशीनों से धंधा करना, विच इज ऑपोजिट टू ऑनलाइन जो क्लाउड पे धंधा होता है। तो उसी ऑनलाइन का उल्टा क्या होता है? ब्रिक एंड मोटर। अरे ब्रिक्स बोलते हैं, ब्रिक्स ईट को बोलते हैं ना। जैसे मैं अभी ब्रिक एंड मोटर फॉर्म में धंधा कर रहा हूँ, इधर 4 दीवार छत खड़ी है ना, इधर मशीन सब टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो नॉर्मल धंधा मतलब ब्रिक एंड मोटर वाले। एनीवेज एक ऐसा एग्जाम में कभी पूछेंगे नहीं, खाली एक जनरल मार्केट में क्या टर्म यूज होता है बता रहा हूँ। तो सुनो क्या बोल रहा था, गूगल जैसा 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कोई नॉर्मल धंधे वालों को जनरेट करना है तो उसको तो इंडिया में बस जाना पड़े, नहीं तो वहां बैठे बैठे 4,000 करोड़ कैसे आ सकता है यार। तो इसलिए 4,000 करोड़ कमाना है तो उन लोग को इंडिया में अड्डा जमाना पड़ेगा। अब इंडिया में अड्डा जमाएगा तो बेचारा मर जाएगा, और मर जाएगा मतलब टैक्स भरेगा, लेकिन वही चीज गूगल आसानी से बच जाती है। तो गूगल और नॉर्मल लोग के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट है क्या अनइक्वल? अनइक्वल। तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी करने के लिए क्या किया मैं, सॉरी उसको इक्वलाइज करने के लिए क्या किया मैं, गूगल को बोला भाई तेरे को भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अन्याय है। आज नॉर्मल धंधा करने वाला बोलेगा यार हम लोग 4,000 करोड़ का इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाय हैविंग अ पी। सी पी 4,000 करोड़ इज अ बिग रेवेन्यू, फॉर दैट यू विल नीड अ पी इन इंडिया। विदाउट पी बैठे बैठे कैसे काम होता है? आज मुझे भी कोई देश से बहुत जोरदार रेवेन्यू कमाना है तो उधर अड्डा जमाना पड़ेगा ना। तो बेचारे नॉर्मल धंधा करने वाले 4,000 करोड़ कमाने के लिए बेचारा अड्डा जमा के बैठ जाते हैं, लेकिन अड्डा जमाते ही टैक्स आ जाता है। लेकिन गूगल जैसे ऑनलाइन करने वाले उनको तो इतना रेवेन्यू आसानी से आ जाता है विदाउट जमाविंग एन अड्डा, और उन लोग टैक्स से भी बच जाते। तो ये इनइक्वालिटी हो रही थी ना, इसलिए उसको इक्वलाइज करने के लिए गूगल को बोला तेरे को भी भरना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल लोग और इसके बीच में एक अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अरे ये देखो अनइक्वल इधर है, क्या अनइक्वल हो रहा है कि ये लोग तो टैक्स भर रहे और तू नहीं भर रहा, तो नीचे टी लिखा है ऊपर नहीं, मतलब सेम है कि अनइक्वल? अनइक्वल है। इससे देखो ये चौकड़ी हटा के क्या बोला है, तू भी टैक्स भरना, भले ही वो इक्वलाइजेशन लेवी के अलग नाम से, बट गूगल तू भी टैक्स भर, ताकि इक्वल ट्रीटमेंट हो जाए कि तू भी टैक्स भर रहा है और नॉर्मल लोग भी टैक्स भर रहे हैं, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी। अरे वर्ड कैसे डिराइव हुआ कितने लोग को मालूम ही नहीं है, लोग ने रूल पढ़ लिए लेकिन कैसे बना वो सोचा नहीं, इसलिए बोलते इक्वलाइज करने के लिए लेवी आया है, और इक्वलाइज करने की जिम्मेदारी इसकी है। गूगल बच के बैठा था ना, तो उसको तो तू लेवी भर, तू भरेगा तब जाके नॉर्मल लोग को भी अच्छा लगेगा कि चलो हम लोग टैक्स भरते तो गूगल भी भरता है, नहीं तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना ये। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी का पार्ट 1 खत्म हो गया। अब सुनो सेकेंड पार्ट वाला है ना, वो अमेजोन को देख के चालू किया था। एक से ना, एक से तो सी पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी था, दैट वाज टू टारगेट गूगल जैसी ऑनलाइन बिजनेस जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से कमाती है। ये भूलना मत, तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के लिए था। शुरुआत के मेरे जो बैचेस होते थे ना 2016 के, जब बजट में आया था, तो नए नए बैचेस में मुझे उन दिनों के बैचेस बताना पड़ता था कि मतलब बच्चे पूछो सर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ही क्यों, अमेजोन भी इतना बड़ा जायंट बन के ऑनलाइन धंधा कर रहा है तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ही क्यों?
तो मैंने क्या बोला, देखो भाई अभी अभी चालू हुआ है तो एक बार ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, तो मुझे भी जवाब देना भारी पड़ता था। लेकिन अब तो इन लोग ने ऐसा कर दिया ना, हर ऑनलाइन बिजनेस पे अटैक कर दिया है। फर्क इतना है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू हुआ तो पार्ट 1 इक्वलाइजेशन लेवी कहलाता है, लेकिन ऑनलाइन एनी अदर रेवेन्यू हुआ अदर देन एडवर्टीजमेंट, एनी अदर रेवेन्यू हुआ, जैसे रेवेन्यू कैसे आता है, गुड्स बेच के, सर्विस दे के, तो वो सब पार्ट 2 में कवर कर लिया है। और वो पार्ट 2 वाला इक्वलाइजेशन लेवी कब लॉन्च हुआ, तो 2020 के बजट में। और उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो गूगल की तो बैंड बजा दी, अब अमेजोन पे अटैक करना पड़ेगा। और अमेजोन का कमाई क्या था, गुड्स बेचना। अमेजोन ने ऐसा जोरदार प्लेटफॉर्म बनाया ना कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे वर्ल्ड में माल बेच पाता है, पूरे वर्ल्ड में। सोच, आज अपने कोई गली में छोटी दुकान खोल के भी है ना, गली के कस्टमर को नहीं बेच पाते। सोचो, वो तो अमेजोन वाला यूएस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के पूरे वर्ल्ड में माल बेच पाता है। और वर्ल्ड में इंडिया तो जोरदार बड़ा कस्टमर है अमेजोन के लिए। इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया में इतने लोग हैं, हर कोई अमेजोन से शॉपिंग करता है। और अमेजोन से शॉपिंग करता है मतलब अमेजोन की तो कमाई हो रही है ना। लेकिन वो लोग भी टैक्स नहीं भरते, क्यों? क्योंकि वो लोग शाणे लोग इंडिया में पी नहीं रखते। इन लोग क्या, इंडिया में थोड़ा मॉनिटरिंग के लिए सेपरेट कंपनी फॉर्म कर देते। जो मेन अमेजोन होता है ना, वो लोग इंडिया में अपना कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रखते ही नहीं है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं है। और रख देंगे तो इनकम टैक्स में मर जाएंगे ना। लेकिन उन लोग को इनकम टैक्स नहीं चाहिए, इसलिए इन लोग विदाउट पी धंधा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो इनकम टैक्स वाले मस्त बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो इनकम टैक्स पे कवर नहीं हुआ तो इक्वलाइजेशन लेवी में हो जाएगा। लेकिन पता है इधर इक्वलाइजेशन लेवी थोड़ा अलग है। सुनो, सबसे पहले ना, डोंट बाय हार्ट अमेजोन। अमेजोन जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म ओनर हु इज एनआर विदाउट पी होना चाहिए बस। जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म तो बहुत फेमस है, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना यार। और कितने प्लेटफॉर्म के तो नाम भी नहीं सुने हमने। ये तो क्या, पढ़ाते टाइम पहले मैं गूगल कर रहा था, अभी अमेजोन अमेजोन कर रहा हूं। लेकिन रट मत लो कि अमेजोन के लिए बना है। इट इज फॉर, ये देखो क्या लिखा है, एनी एनआर विदाउट पी हु हैज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स। प्लेटफॉर्म होना मतलब वेबसाइट होना, एक ऐप होना, जिसके अंदर सब लोग के प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है और उधर से माल की बिक्री होती है। प्लेटफॉर्म तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ओनर होना चाहिए हु इज एनआर विदाउट पी, क्योंकि विद पी हो गया तो इनकम टैक्स आ जाएगा ना। अब दूसरी कंडीशन सुनो सुनो, अमेजोन के प्लेटफॉर्म से तो पूरी दुनिया माल खरीदती है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर इनकम टैक्स वाले नज़र नहीं मार सकते ना। इनकम टैक्स की नज़र किस पे मालूम है, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जो इंडियन कस्टमर माल लेता है ना, उसकी वाट लगेगी, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। ऑब्वियसली ना, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे तो दुबई, हांगकांग, सिंगापुर वाले भी माल खरीद रहे, तो उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट क्यों पड़ेगी? कि अमेजोन है फिरंगी लोग हैं, और उसके कस्टमर भी सब फिरंगी लोग हैं, तो उस पर तो हम लोग मुंह नहीं मार सकते। लेकिन भारत ने अमेजोन को खबरदार करके बोल दिया, खबरदार अमेजोन, तेरे प्लेटफॉर्म से इंडिया के कस्टमर ने शॉपिंग किया ना तो खत्म, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। और वो अमेजोन को ही भरना पड़ेगा 2%। इट विल नॉट वर्क लाइक टीडीएस, क्योंकि टीडीएस तो पेयर काटता है। और अमेजोन में शॉपिंग करने वाले अपने जैसे लोकल कस्टमर्स होते हैं, और अपने जैसी आम पब्लिक को बोलेंगे ये अमेजोन को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट। अरे टीडीएस काटने का काम कोई आम जनरल पब्लिक को थोड़ी दे सकते। फील कर, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कोई 12-13 साल का बच्चा भी शॉपिंग करता है, कोई 16 साल का लड़का भी शॉपिंग करता है, बुढ़े लोग भी शॉपिंग करते हैं, हर कोई शॉपिंग करता है अमेजोन पे। अरे शॉपिंग करने वाला ही तो पेयर हुआ ना। और ये टीडीएस की तरह अगर ऑपरेट होता तो सोचो, अमेजोन की शॉपिंग करने वाले हर कस्टमर को अमेजोन को पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटना पड़ता, तो ये अनर्थ हो जाता है ना। वो गूगल वाला टीडीएस की तरह क्यों ऑपरेट कर रहा है, कि गूगल में ऐड देने वाला कोई आम आदमी है कि बिजनेस करने वाले?
बिजनेस करने, क्योंकि बिजनेस में एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है भाई। लेकिन अमेजोन के प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करना तो अपने घरेलू शॉपिंग भी करते, घर में कोई साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, वो भी अमेजोन से मंगवा लेते। तो दिस कैन नॉट वर्क लाइक टीडीएस। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अमेजोन को ही बोला है, अमेजोन ईमानदारी से ना जितना भी तूने इंडियन कस्टमर को माल बेचा है ना, उसका 2% भर देना। 2% साउंड्स टू बी वेरी चर्ट है, लेकिन पूरा सेल्स के ऊपर है ना, ग्रॉस सेल्स, सेल्स वैल्यू वैल्यू पे, बट सेल टू एंटायर वर्ल्ड के इंडियन कस्टमर, इंडियन कस्टमर। फिर सुन, लेकिन इसके लिए भी थ्रेशोल्ड है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़ का इंडियन कस्टमर को माल बेचा तो अमेजोन तो आराम से बेच देता है इंडियन कस्टमर को इतना। लेकिन अमेजोन जैसा कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म ओनर है, अरे जैसे मान लो कोई फ्रांस में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाता है, ऐसे कोई XYZ कंपनी से, उसके प्लेटफॉर्म से इंडिया के कस्टमर ने ज़्यादा खरीदी नहीं की है, मतलब 2 करोड़ भी टर्नओवर नहीं पहुंचा है, तो नहीं आएगा। अमेजोन का तो पहुंच जाता है, लेकिन अमेजोन जैसे कितने सारे प्लेटफॉर्म से, अरे अपने के घूम फिर के अमेजोन पे लैंड हो जाते हैं ना, फ्लिपकार्ट पे लैंड हो जाते हैं, लेकिन देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जिसपे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो अगर सुनो, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले का इंडियन कस्टमर को जो बिक्री हुआ है ना, वो 2 करोड़ नहीं हुआ है, तो लेवी नहीं आएगा। अरे मतलब 2 करोड़ और मोर हुआ तो ही आता है, ये कंडीशन है। अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म से इंडियन कस्टमर को कितना माल बेचना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़, तो ही आएगा। और 2%, तो सी, मेरे को क्लियरली बता दो पार्टीज कौन है, थ्रेशोल्ड क्या है, परसेंटेज क्या है, बता दो। ये देखो, सेलर कौन है? सेलर अमेजोन जैसा कोई भी नॉन रेसिडेंट विदाउट पी बट हैविंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं। तो क्या था? सेलर शुड बी नॉन रेसिडेंट विदाउट पी। विदाउट पी पे हैमर क्यों? क्योंकि उनका इंडिया में पी है तो नॉर्मल इनकम टैक्स। तो सेलर शुड बी एनआर विदाउट पी हैविंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसको बोलते ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते। सुनना जल्दी, फिर वो तो सेलर है। बायर कौन है? इंडियन कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर। सेल कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़। और भरेगा कौन? अमेजोन खुद 2% भरेगा, है ना, ऑन 2% ऑफ द सेल वैल्यू, बट सेल्स डन टू इंडियन कस्टमर। एंड यू नो इंडियन कस्टमर का मतलब क्या है? जो इंडिया का रेसिडेंट है, या फिर एनआरबी होगा ना, तो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस म्हणजे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मतलब ये देखो, सुनो ध्यान से सुनो ना, पहले तो तुम लोग इससे कन्विंस हो कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के लोग माल खरीदते हैं, पूरी सेल पे तो हम लोग आक्रमण नहीं कर सकते ना यार। अगर भारत सरकार नज़र मारेगी तो किस पे नज़र मारेगी? कि हमारे देसी कस्टमर को जो बेचा है ना, उसका आएगा, तो वो तो एग्रीड है। लेकिन इंडियन कस्टमर का डेफिनेशन क्या है? अ कस्टमर हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इफ इज नॉन रेसिडेंट ही यूजेस आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया। मतलब एग्जाम्पल सुनो, सुनो ना, मेरा जो छोटा भाई है ना, मेरे भाई की बात, हांगकांग रहता है, अरे वो नॉन रेसिडेंट है ना, लेकिन अगर वो इंडिया में आएगा, आएगा तो मेरे घर ही रुकेगा ना, हम लोग एक ही तो घर है, भाई है मेरा, ऐसा का भाई। तो मेरे घर पे इंटरनेट है, वाईफाई है, तो मेरा भाई एनआर है, भूलना मत, एनआर है, क्योंकि हांगकांग में सेटल हो चुका है। लेकिन ऐसे ही 10-15 दिन हमको मिलने आया, इंडिया में विजिट करने, और उस विजिट के दौरान मेरे घर पे जो वाईफाई है, वो वाईफाई के थ्रू अमेजोन में लॉगिन करके शॉपिंग किया, तो बोलेंगे क्या? नॉन रेसिडेंट यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया। तो वो सेल भी इक्वलाइजेशन लेवी में आएगी। अमेजोन बोलेगी नहीं, हमने तो किसी नॉन रेसिडेंट को माल बेचा, लेकिन नॉन रेसिडेंट ने आईपी एड्रेस यूज किया, मतलब इंडिया में आके वाईफाई यूज किया था।
मतलब तेरी कमाई तो, और वाईफाई का इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन धंधे में, इंटरनेट ही भगवान है अपना, है ना। ऑनलाइन धंधे में इंटरनेट ही तो भगवान है। और इंटरनेट ही अगर कोई इंडिया का यूज कर रहा है, तो आदमी भले परदेसी हो, आदमी भले परदेसी हो, इंटरनेट इंडिया का है, मतलब इंडिया से तेरी कमाई हो रही है दोस्त, उस पे भी इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। तो सुन, इंडियन कस्टमर का डेफिनेशन बता दिया, ये देख लेना प्लीज, देखना इधर प्लीज। ओके चलो, देख इतना तो देख ही सकते। इंडियन कस्टमर मतलब कौन? रेसिडेंट, और या फिर इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। ओके टेल मी, मैं रेसिडेंट हूँ, हाँ बोल जल्दी, हाँ। मैं ऐसे 4 दिन के लिए लंदन घूमने गया था, और लंदन में मेरे दोस्त के घर पे मैंने उसका इंटरनेट यूज किया, वाईफाई, और उससे अमेजोन में शॉपिंग किया, तो काउंट होगा? रेसिडेंट हो ना मैं, रेसिडेंट हो गया मतलब खत्म। फिर इधर ऐसा नहीं बोल सकते ये श्रीश्वर ने लंदन का इंटरनेट यूज किया था। अरे इंटरनेट तो बाद में आता है, पहले आदमी है ना धरती पे, आदमी तो भारत का है, मतलब तूने भारत के आदमी को माल बेचा, भले लंदन का इंटरनेट यूज हुआ होगा। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला लूँ मैं, अगर रेसिडेंट कस्टमर है ना, तो कहीं कर भी इंटरनेट, कहीं का भी इंटरनेट यूज करे, सबसे बड़ी बात है कि इस देश का कस्टमर रेसिडेंट है। और अगर हाँ रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा फिरंग एनआर जैसा बंदा है, तो इंडिया का इंटरनेट यूज करना चाहिए, इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करेगा तो। अरे मतलब मैंने पार्टीज क्लियर कर दिए, थ्रेशोल्ड, तुम लोग इस एरोस पे ध्यान मत दो ना, ये देखो, ये जो एरोज है ना, इस पे अभी ध्यान मत देना, वो एक्सप्लेनेशन बाकी है, आज ये पूरा खत्म भी नहीं हो पा रहा है, खाली इतना मेरे को बता दो, मैं जा रहा हूँ। सुनो, हु शुड, एक सेकंड, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ मैं, इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले वाले इक्वलाइजेशन लेवी को नाम क्यों दूंगा? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। एक्चुअली सुनो, उधर भी एक्ट में ना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज बोला है, जो फिलहाल स्पेसिफाई नहीं किए, आज तक अनस्पेसिफाइड ही है। लेकिन सुन ना प्लीज, नाम सुन, डिस्टिंक्शन बिटवीन, पहले वाले इक्वलाइजेशन लेवी का नाम क्या है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड सर्विस। बट एक बार वो एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट जैसा ही है, और इसका नाम क्या है? ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। और गुड्स और सर्विस बोलो, सब कुछ आ गया, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस, हो गया। अब मुझे दूसरे वाले का ना सब पार्टीज बता दो। ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस में सेलर कौन होना चाहिए? अमेजोन जैसा कोई एनआर विदाउट पी, बट हैविंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए माल बेचता है, तो सेलर वो है। और कस्टमर कौन है उसका? इंडिया का देसी कस्टमर, जो या तो रेसिडेंट है इंडिया का, या फिर रेसिडेंट नहीं है तो इंडिया का इंटरनेट यूज करे यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया। और अमेजोन के प्लेटफॉर्म से जो इंडियन कस्टमर को सेल हुई है, पूरे साल का सेल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़ हो, और ये टीडीएस की तरह ऑपरेट नहीं करेगा। अमेजोन को ही बोला है कि तू खुद ही, जितनी भी तेरी इंडिया में बिक्री हुई है, शायद उनकी 30 करोड़ की भी बिक्री हुई हो, तो उसका 2% उनको भरना है। अब ये कैसे भरना है, इधर अगले महीने के साथ नहीं है, इधर कुछ अलग है। इन शॉर्ट, टू बी कंटिन्यूड लेटर, ये खाली टचअप हुआ है, लेकिन इसमें और डिटेल्स है। ओके, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज कम। बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, भगवान तुम्हारा भला करे, एक ही जिंदगी है, पूरी जान फूंक दो। मतलब भगवान ऊपर से देखे ना, उसके आंसू निकलने चाहिए कि रुलाएगा क्या, बस बस कर अभी तो, नहीं फिर भी बस नहीं करूंगा, ऐसा इंटेंस पढ़ाई करना चाहिए। सी ऐसा मीडियोकर पढ़ाई तो सब करते, तुमको क्या लगता है सीए ज्वाइन करने वाला पढ़ाई नहीं करता है? अरे सादा पढ़ाई तो हर कोई करता है, इंटेंसिटी मैटर्स। ऐसा इंटेंस पढ़े, रात रात भर जाग, पूरी दुनिया जब रात को सो रही होती है, तू अकेले जाग के पढ़ रहा होता है ना, ये भगवान के सीसीटीवी में कैप्चर होता है, फिर भगवान उसका फल देते। इंटेंसिटी मैटर्स। हार्डवर्क कौन नहीं करता बताओ? एवरी सीए स्टूडेंट हार्ड वर्किंग। और कितने लोग तो आर्टिकल में जाके भी हार्डवर्क का फी, हार्डवर्क, अरे आर्टिकल में हर कोई जाता है, क्लासेस भी हर कोई करता है, वीडियो भी सब देखते हैं,
दैट इज नॉट काउंटेड इन हार्ड वर्क, दैट इज बेसिक वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है मालूम है? आर्टिकलशिप की मेहनत, और ये क्या बोलते हैं, कोचिंग क्लासेस वगैरह, वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपना जब एक्स्ट्रा करते ना, रात रात भर जाग के, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, और फल उसका मिलता है। यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा। नॉर्मल चीजों का तो रिजल्ट नॉर्मल ही आता है, और नॉर्मल रिजल्ट मेजोरिटी फेल। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मेजोरिटी तो फेल ही हो जाते। कुछ कुछ लोग पास होते हैं, तो अपने को वैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारे पास बेस्ट तरीका, रात को नाइट मारो। नाइट मारने को नहीं जमता, सुबह जागो, लेकिन अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ, है ना। मतलब ऐसा जब तक पेन फील नहीं होगा ना, यार वाट लगी जिंदगी की, ऐसा फीलिंग आया ना, मतलब इट्स अ गुड सिम्टम, अच्छे लक्षण है, रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। कैसा लगे तो, जिंदगी की बैंड बज गई, ये वो पूरे दिन पागलों की तरह फ्रस्ट्रेशन आ गया, पेनफुल जिंदगी है, ये है मतलब अच्छा सिम्टम है, तो कर लो ना ऐसा। अगर मैं चाहता हूं तुम लोग अच्छी पढ़ाई करो, तो मैं गलत चाह रहा हूं? बोल दो गलत चाह रहा हूं, पाप लगेगा। सही चाह रहा हूं तो पढ़ लो ना यार, एक ही जिंदगी, अभी नहीं तो कभी।